डिजिटल अरेस्ट क्या है? ऐसी बात बोली जाएगी कि कहीं ना कहीं आपका इन्वॉल्वमेंट किसी क्राइम में हो रहा है। सिंपल बोलते हैं आप डिजिटल अरेस्ट हो चुके हैं, यानी कि अब आप अपना वीडियो कॉल ऑन रखिए, ऑफ नहीं करेंगे, आप कमरे से बाहर नहीं जा सकते और एक बार 360 डिग्री कमरे के आसपास दिखा दीजिए कि कोई है तो नहीं। पूरा डिजिटल अरेस्ट का जो गेम है वो डर का है। आप सो भी रहे हैं तो कैमरा ऑन करके सो। बीच में बहुत सारी खबरें हैं कि लोग को वीडियो कॉल आता है और उनका वीडियो बन जाता है। आसपास के लोग में भी इसका हाथ होता है। फेक एफआईआर, फेक वेबसाइट लिंक सब क्रिएट किए जाते हैं और डर फैलाने के लिए किसी तरीके से आप क्लिक करिए। नमस्कार। आगरा में एक माँ को फोन आता है कि आपकी बेटी सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है और इस नाम पर 4 घंटे तक उनको डिजिटल अरेस्ट रखा जाता है। आखिरकार हार्ट अटैक में उनकी मौत हो जाती है। कुछ ऐसा ही एक केस हुआ जींद में, हरियाणा के, जहां एक पिता के पास फोन आया कि आपका बेटा ड्रग्स रैकेट में शामिल है और इस नाम पर साइबर अपराधियों ने 1.5 लाख रुपए उनसे ले लिए। लखनऊ में एक महिला को 5 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। जब उस महिला ने कहा कि मैं सुसाइड कर लूंगी तो फ़ोन काट दिया गया। बात गुजरात की करें तो वहाँ भी एक सीनियर सिटीजन को 10 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया और 80 लाख रुपए लिए गए उनसे। तो देश का कोई भी हिस्सा हो, कोई भी राज्य हो, कोई भी शहर हो, कोई भी ज़िला हो, कोई गांव, कोई कस्बा, कुछ भी हो, हर जगह ये नाम सुना जा रहा है। और इसके अलावा डार्क वेब, डिजिटल रेप, डिजिटल अरेस्ट, हैकिंग, पता नहीं तमाम प्रकार के जो शब्द हैं उनका एक जाल बना हुआ है और उस जाल को हम तोड़ेंगे आज एक साइबर एक्सपर्ट के साथ। साक्षर दुग्गल जो दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं और साथ में देश दुनिया के जाने माने साइबर एक्सपर्ट भी हैं, तो इनके साथ बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आजकल एक शब्द बड़ा सुनने में आ रहा है बहुत, डिजिटल अरेस्ट क्या है ये? डिजिटल अरेस्ट आजकल का नया साइबर क्राइम है। नया साइबर क्राइम से मतलब ये है, साइबर क्रिमिनल्स हमेशा ट्रेंड बदलते रहते हैं अपना। उनका एक ट्रेंड है कि वो एक क्राइम करेंगे, 2-3 महीने 4 महीने चलाएंगे, फिर चेंज कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब तक वो पब्लिक डोमेन में है, यानी जब आम नागरिक को पता लग गया उसके बारे में, तो उसका शिकार नहीं होंगे वो, इसलिए वो तरीका बदल देते क्राइम करने का। अब डिजिटल अरेस्ट है क्या? अगर सरल भाषा में मैं बताऊँ तो डिजिटल अरेस्ट में आपको एक कॉल आता है, या तो कोई लाइव नॉर्मल कॉल आएगा या फिर IVR यानी प्री रिकॉर्डेड कॉल आएगा, जो आपको लगे कि हाँ प्री रिकॉर्डेड कॉल तो मतलब कुछ सच्ची बात ही हो रही है। कॉल आएगा ये बोलते हुए कि आपका जो या तो अलग अलग चीज़ें, या तो आपके नाम से कुछ कोई ऐसे क्राइम हुआ है, या फिर आपका जो बैंक अकाउंट है वो कोई जैसे मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, ऐसे क्राइम में आपके जो बैंक अकाउंट है उसमें आपका नाम सामने आया है, या फिर आपने कुछ उल्टी सीधी ट्रांजैक्शंस की। कुछ ऐसी बात बोली जाएगी कि कहीं ना कहीं आपका इन्वॉल्वमेंट किसी क्राइम में हो रहा है। सिंपल। उसके बाद आपको कोई कॉल आएगा, तो पुलिस से आएगा या फिर किसी एजेंसी से आएगा। फेडेक्स से भी हो सकता है कि आपके कोरियर में कुछ हमें ड्रग्स पाए गए हैं तो आपका नाम सामने आया है। अच्छा, थोड़ा डर का माहौल क्रिएट करने की शुरुआत हो जाएगी कि आप डर जाएं कि ये हो क्या रहा है। बात होगी फ़ोन पे और वो फ़ोन पे आपको बड़ी दिलासा देंगे कि नहीं हम आपके इधर सपोर्ट के लिए हैं और आपके ऐसा ऐसा हुआ है। अच्छा, नोट करने वाली बात यह है, फ़ोन पर आपको लगेगा कि बात जो दूसरा बंदा कह रहा है ये कोई सच्ची सिचुएशन ही है, कोई झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि जिस तरीके से वो बात करेगा आपको लगेगा कि हाँ अंग्रेज़ी भी अच्छी है, ये जो बात बोल रहा है ये फैक्ट की बात भी बोल रहा है, तो हाँ मैं किसी जेन्युइन बंदे से बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद ये कहेंगे आप वीडियो कॉल पे आ जाइए। अब वीडियो कॉल पे जनरली पुलिस वाले, सो कॉल्ड पुलिस वाला होता है, ऐसे गेटअप पुलिस वाला बना के पूरा आपको लगेगा कि हाँ कोई थाने की बात हो रही है, वो आपको कॉल करेगा। वीडियो कॉल एटमॉस्फेयर ऐसा रहता है, एटमॉस्फेयर ऐसा होता है। और जो वीडियो कॉल आएगी उसमें DP भी जो होगी वो उसी ब्रांच की होगी कि अच्छा महाराष्ट्र पुलिस या कुछ ना कुछ, और जो नाम होगा व्हाट्सएप पे वो भी ऐसे होगा, इंस्पेक्टर कोई भी, मिस्टर XYZ। आपको कॉल आएगा और आपको बिल्कुल वो बात ही वैसी करेगा। कहीं कहीं केसेस हमने ये भी देखे, प्रॉपर हरियाणवी एक्सेंट में बात करेगा, आपको लगे कि हाँ अरे तो पुलिस वाला वहीं का ही है। अच्छा, प्रॉपर आपसे बात होगी, कौन है, क्या है, कैसे हैं। अब गौर करने वाली बात यह है, तरीके अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कभी कभार आपको धमकाया जाए, हो सकता है कभी डराया जाए कि आप तो भैया फंसोगे, बुरा वाला फंस गए हो, या कभी कभार आपको
सहानुभूति दी जाए, दिलासा दी जाए कि कोई नहीं, हम हैं यहाँ पे खड़े हुए। फिर वो बोलते हैं आप डिजिटल अरेस्ट हो चुके हैं, यानी कि अब आप अपना वीडियो कॉल ऑन रखिए, ऑफ नहीं करेंगे, आप कमरे से बाहर नहीं जा सकते, और एक बार 360 डिग्री कमरे का आसपास दिखा दीजिए कि कोई है तो नहीं, आपको बिल्कुल अलग रहना है, ये बात किसी को नहीं जानी चाहिए, नेशनल इंपॉर्टेंस का मामला है। अब गौर करने वाली बात यह है, ये पुलिस हो सकता है, ये सीबीआई हो सकती है, कोई अथॉरिटी हो सकती है, मकसद उनका इतना है कि आपको जब लगे कि हाँ कोई अथॉरिटी है, कोई पुलिस वाला है, डर, पूरा डिजिटल अरेस्ट का जो गेम है वो डर का है। मतलब वो इतना डरा देते हैं कि इंसान ना किसी से संपर्क करता है, ना किसी को बताता है, और वो चुपचाप एक कमरे में बैठा हुआ है, मंत्रमुग्ध हो जाता है, हिप्नोटाइज हो जाता है कि हाँ ये जो बोल रहा है वो सत्य है। अब डिजिटल अरेस्ट अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ लोग यहाँ 5 दिन मतलब 2400 घंटे फ़ोन खुला हुआ है, आप सो भी रहे हैं तो कैमरा ऑन करके सोइए। अच्छा, ये क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर आपने कैमरा बंद कर दिया, आप थोड़ा शांति में शायद अपना दिमाग लगाएंगे, किसी बात करेंगे, आपको पता लगेगा ये तो स्कैम है। वो चाहते ही नहीं कि 1 सेकंड भी आपका ध्यान इधर उधर हो, वो चाहते हैं उस माहौल में आप रहें। अच्छा, 3 दिन तक आप किसी को डराओगे तो बंदा तो बौखला जाएगा, वो कहेगा करना क्या है। दूसरे तीसरे दिन में वो फिर बोलते हैं एंड में गोल तो पैसे ही हैं। अच्छा, पैसे बोलेंगे, कभी कभार वो बोलेंगे कि अच्छा अगर अपना नाम हटाना है तो रिश्वत दे दो। कभी बोलेंगे कि आपके जो पैसे हैं वो आपके अकाउंट से हटा के हम अपने अकाउंट में डाल रहे हैं, क्योंकि कुछ नहीं पता भैया आपके अकाउंट में क्या उल्टी सीधी गतिविधियां हो रही हैं, तो हमें जांच पड़ताल के लिए पैसे हटाने पड़ेंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको वापस कर देंगे। मकसद सिर्फ इतना होता है। या कभी कभार होता है कि आप इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए हमें, तो आप वो पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली आज हमारे देश में ऑन एन एवरेज 20 से 22 लाख रुपए हर डिजिटल अरेस्ट के केस में जा रहे हैं। 20 से 22 लाख। अब आप पूछेंगे डिजिटल अरेस्ट में इतनी खासियत क्या है? क्यों आज डिजिटल अरेस्ट को 10 से 11 महीने हो चुके हैं, इतने में तो साइबर क्रिमिनल्स अपना ट्रेंड बदल देते हैं। फिर डिजिटल अरेस्ट अभी भी क्यों हो रहा है? ये पहला ऐसा साइबर क्राइम सामने आया है जो फुल प्रूफ है। फुल प्रूफ क्यों है? कोई भी क्राइम, OTP क्राइम होता है, आपको कोई फिशिंग लिंक आ गया, उसमें आप जब पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, चांसेस होते हैं कि आप किससे बात करें, शायद नखों का दिमाग लगाएं, बच जाएं। यहाँ फुल प्रूफ फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट Z, उनको पता है आपको वश में कैसे करना है, सब A to Z आप उनकी बात भी मानोगे। और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपने होशो हवास में आप ट्रांसफ़र करते हो पैसे। कितनी बार वो बोलते हैं आप बैंक जाइए और वहाँ जाकर ट्रांसफ़र करिए। ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि आप घर बैठे बैठे ट्रांसफ़र कर दीजिए, वीडियो कॉल ऑन रखिए और जाइए बैंक में जाइए, ट्रांसफ़र करिए। क्यों? वीडियो कॉल चलती रहेगी, आपको ऑफ नहीं करनी है, और लोग डर जाते हैं। अच्छा, इसमें भी अलग अलग टाइप के लोग हैं। आप ऐसे केस में जो ओल्ड एज में हैं, बूढ़े लोग जो हैं, उनको फंसाना ज़्यादा आसान है। वो डर जाते हैं, उनको नहीं पता क्या करना क्या नहीं करना। जो यंग लोग हैं आप देखेंगे वो इतने डिजिटल अरेस्ट के चपेट में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये स्कैम ही ऐसा है कि हाँ, ये आप ऐसे लोगों को फंसाइए जो ज़्यादा डर जाएं या जिनको ना पता हो प्रोटोकॉल्स के बारे में। अब अगर आप होशो आवाज़ में पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं और कल को आपको पता भी लग गया स्कैम है, तो आप किस मुंह से आप बैंक या किसी अथॉरिटी के पास जाएंगे? वो तो यही बोलेगी ना, मतलब आपका है कि डर गए तो लुट गए। और आपने सोचे समझे। देखिए, मैं मानता हूँ आपको नहीं पता था स्कैमस्टर है, लेकिन उसने बोला पैसे ट्रांसफ़र करो, आपने पैसे ट्रांसफ़र किए, और आपका जो कानून है वो इतना कहता है अगर होशो आवाज़ में आप कर रहे हैं तो आप ये नहीं बोल सकते जी मेरे पैसे वापस करिए। वो आपकी नेग्लिजेंस है, केयरलेसनेस मिस्टेक है जहां पर आपने किया है। हमारे एक RBI की नोटिफिकेशन है जो 2017 में आई थी, वो कहती है कि अगर कुछ भी ऐसे फ्रॉड होता है तो 48 घंटे 72 आवर्स के अंदर आप बैंक को लीगली रिटन आप उनको इन्फॉर्म करिए कि आपके साथ क्या हुआ है। अच्छा, इस नोटिफिकेशन में भी ना बहुत लोग को कन्फ्यूजन है, वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होता, बैंक हमारे पैसे वापस नहीं करता। आप नोटिफिकेशन ढंग से पढ़िए तो उसमें कुछ चेंजेस हुए कुछ सालों में, और अभी कुछ महीने पहले चेंज हुआ है, जो कहता है कि अगर आपके साथ स्कैम हो गया, आप 48 घंटे के अंदर आप रिपोर्ट तो करिए, लेकिन बैंक ये देखेगा आपकी लापरवाही कितनी है उसमें। अच्छा। अगर लापरवाही आपकी सारी हुई तो बैंक थोड़ी इसकी भरपाई करेगा, क्योंकि आप ये देखिए वो पैसे स्कैमस्टर से वापस नहीं आ रहे हैं, बैंक को अपनी जेब से देने पड़ रहे हैं। तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा आपकी गैर जिम्मेदारी नहीं थी, या आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि बैंक की गैर जिम्मेदारी थी। नॉर्मली क्या होता है, अगर आप लाख या बड़े बड़े अमाउंट्स ट्रांसफर करते हैं तो कोई ना कोई बैंक से आपको कॉल करता है चेक करने के लिए कि मैं सर आपका देख रहा हूँ इतने पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, सब ठीक है, पॉजिटिव पेज हो, हाँ सब ठीक है, क्या हो गया है। डिजिटल अरेस्ट में क्या है, डिजिटल अरेस्ट में इसकी भी तैयारी होती है। तो कितनी बार वो बोलते हैं लोगों को कि आप ना बैंक को झूठ बोल दो मैं अपनी बेटी को भेज रही हूँ या किसी के घर में शादी है ये वो, सो दैट बैंक भी रिकॉर्ड कर ले कि भैया आपने अपने मुंह से ही तो मुझे परमिशन दी है। हाँ, मतलब पूरा फुल प्रूफ कोई बाद में इसमें एक्शन ना हो। तो ये जो इस तरह के अपराधी हैं, ये अपना टारगेट कैसे मतलब सिलेक्ट कैसे करते हैं इसको?
देखिए साइबर क्रिमिनल्स अलग अलग टाइप के हैं और इनकी स्पेशलिटी है। कोई फिशिंग में स्पेशलिटी करता है, कोई ओटीपी फ्रॉड में करता है, डिजिटल अरेस्ट में फुल प्रूफ भी है और अमाउंट बड़ा आता है। ये हज़ारों का स्कैम नहीं, लाखों का स्कैम होता है। तो जो लाखों का स्कैम है तो इसमें लोग आकर्षित भी होते हैं, लेकिन बड़ा स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डिजिटल अरेस्ट में एक बंदा नहीं होता, 3 से 4 बंदे होते हैं। आपको जो पहला बंदा कॉल करेगा वो कोई जूनियर बंदा होगा, वो कहेगा जी अच्छा आप साहब ने बोला आपको कॉल करने के लिए ये वो। एंड में आप हमेशा नोटिस करेंगे 90% वो बोलेगा अच्छा आप ना जब साहब से बात करेंगे ना तो मेरा नाम ज़रूर लीजिएगा। क्यों? वो भाई साहब की कट है इसमें, कमीशन है इसमें, इनके टारगेट्स होते हैं कि आप जितने लोग, एक फनल है, जैसे फनल होता है ना, फिल्टर कर रहे हैं बंदों को, तो जितना आप बंदे आप छटवा रहे हैं उतना आपका भी इसमें कट है। तो अलग अलग टाइप के क्रिमिनल्स होते हैं और एंड में जाकर जो हमें लगता है पुलिस वाला नहीं होता, साइबर क्रिमिनल ही होता है। और हाँ, वो पढ़ा लिखा होता है। अगर आप कितने ऐसे केसेस हैं जहाँ सीबीआई से कॉल आता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, सीबीआई जैसी इतनी बड़ी संस्था आप ही को क्यों कॉल करेगी? ऐसा क्या स्पेशल किया? या तो कोई आपने कुछ किया भी ऐसा स्कैम हो, पहला तो ये लोग सोचते नहीं है। दूसरा, जो बंदा बात करता है ना, आप कन्विंस हो जाएंगे कि ये बंदा सीबीआई से ही है। और क्योंकि हमें डिजिटल अरेस्ट की एक और खास बात है, हम लोगों को आदत नहीं है इतने सोफिस्टिकेटेड क्राइम्स देखने की। डिजिटल अरेस्ट बहुत सोफिस्टिकेशन से होता है। हमें लगता है क्रिमिनल कॉल करेगा, टूटी फूटी इंग्लिश होगी या ठीक ठाक बात करेगा। इतनी हाई फाई इंग्लिश, इतने फैक्ट के साथ कोई कैसे बोल सकता है? और वो सेटअप भी ऐसा रखते हैं। पीछे हमने एक स्कैम देखा जहाँ एक बहुत बड़े करोड़पति, उनको लूटा गया 7 करोड़ के करीब। और पहले उनको सीबीआई से कॉल आया, उनने विश्वास नहीं किया क्योंकि उनको बहुत एक्सपीरियंस है, पद्म भूषण है वो। अच्छा। उसके बाद उनको दूसरा कॉल आता है जहां पर एक ऐसे सेटअप दिखाते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का सेटअप है, जज बैठे हुए हैं और कोई बंदा जो हमारे चीफ जस्टिस की तरह दिखता है वो ऐसे कपड़े, वैसे हेयर स्टाइल, चश्मे लगा के बैठ गया। क्या बात कर रहे हैं? और तब ये भाई साहब कन्विंस हो गए, अरे ये तो बड़ी दिक्कत है। एक और बात, डिजिटल अरेस्ट में फेक एफआईआर्स, फेक वेबसाइट लिंक सब क्रिएट किए जाते हैं और डर फैलाने के लिए कि जी ये देखिए आपके नाम की एफआईआर, ये देखिए वे वेबसाइट पे आपका नाम आया, या ये देखिए ये आपकी बैंकिंग स्टेटमेंट। लिंक भेज देते हैं। झूठी पीडीएफ बनाना कितना आसान है आज की डेट में। छोटी छोटी चीज़ें इसलिए की जाती हैं कि आप फुल श्योर हो जाओ यार ये तो बात सच है, ये कोई स्कैम नहीं है, तो मेरे साथ सच में ये प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए डिजिटल अरेस्ट फुल प्रूफ स्कैम है इसमें। लेकिन जो लोग डिजिटल अरेस्ट करते हैं उनके वो कैमरे पर भी आ रहे हैं, दिख भी रहे हैं, तो फिर उनको पकड़ा क्यों नहीं जा सकता? क्या इसमें कहाँ लूप होल है? जी चीज़ें रोकी नहीं जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं हर दिन। देखिए, पकड़ने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है लोकेशन, क्या है, कहाँ से है। ज़्यादातर जो हमारे जो स्पॉट्स हैं, जिसको हम साइबर क्राइम स्पॉट्स बोल लीजिए या साइबर क्राइम विलेज बोल लीजिए, ये बॉर्डर एरिया पे होते हैं। न्यू, मेवात, जामतारा, बॉर्डर एरिया में रहने का फ़ायदा ये है कि अगर स्कैम एक जगह किया, पहुंच गए दूसरी जगह, तो उस स्टेट की पुलिस तो उधर पहले देखेगी ना, वो आप वहाँ से कहाँ पहुँच गए, कहाँ नहीं गए, पहला। दूसरा, ऐसा नहीं है, ये इनकी गैंग बहुत बड़ी होती है। ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा कैमरा पे आ रहा है, अलग अलग लोग कैमरा पे आते हैं। अच्छा, और गेटअप करके आते हैं, ये भी नहीं है कोई मूछ लगा के आ गया, कोई विग पहन के आ गया, कोई अलग आउटफिट में आ गया। तो ऐसा भी नहीं है जी आपने इसकी शक्ल पकड़ ली और हो गया काम। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, जामतारा। मैं एग्जाम्पल जामतारा का इसलिए ले रहा हूँ, शुरू में लोग बोलते थे अगर आपको पता है कि जामतारा में क्राइम हो रहा है, क्यों वहाँ पुलिस नहीं जाती और वहाँ पकड़ के लोगों को ले आती? बिल्कुल यूनाइटेड है वो सारे के सारे एकजुट हो जाते हैं, सारे मिलके साइबर क्राइम करते हैं कि पुलिस तक को एंटर नहीं करने देते उस लोकेशन के अंदर। और सिर्फ जामतारी नहीं, अलग अलग स्पॉट्स हैं और हर कोई देखता है मेरा केस सॉल्व क्यों नहीं हुआ। अब बड़ी पिक्चर देखिए, पुलिस फोर्स जब तक एक केस पे जाती है 10 और केस सामने आ जाते हैं। और साइबर क्राइम केसेस को सॉल्व करना हंसी खेल नहीं है, 4 और पेचीदा चीज़ें आती हैं, टेक्निकल चीज़ें आती हैं, पैसे एक अकाउंट से 100 अकाउंट में चले जाते हैं, तो 10 और चीज़ें हैं। ऐसा नहीं पुलिस फोर्स क्रैक नहीं करती, लोगों के पैसे भी वापस आते हैं, क्रिमिनल्स भी पकड़े जा रहे हैं। अभी मैं इनफैक्ट 1 घंटे पहले की न्यूज़ है, अभी देख रहा था, गुजरात में भी अभी 3 क्रिमिनल्स को पकड़ा गया है। तो अलग अलग जगह काम हो रहा है। बट जिस स्पीड से ये क्राइम की दुनिया बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा कि हाँ, क्राइम्स बहुत हद तक हो रहे हैं, सॉल्व हो रहे हैं, बट सॉल्व रेट कम इसलिए बिकॉज रिसोर्सेज कम हैं, लोग कम हैं और क्रिमिनल्स दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, गुजरात की आप जो बात कर रहे हैं, वहाँ पकड़े गए हैं, जिनमें 4 बाहर के, मतलब इंडिया के बाहर के वो क्रिमिनल्स हैं, ताइवान के, और बाकी वहाँ के। उन्होंने एक सीनियर सिटीजन को जो है 10 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा और 80 लाख रुपए लिए उनसे। तो इस तरह के केसेस आ रहे हैं। तो क्या इस सवाल ये कि अब अगर पुलिस भी काम कर रही है और बाकी सिस्टम भी काम कर रहा है, तो क्या ये जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, क्या पुलिस से स्मार्ट हैं ज़्यादा, जो वो पुलिस उनको इस तरह से बस नहीं कर पा रही केसों को? मैं वजह क्या है? एक कॉमन सेंस लॉजिक देता हूँ आपको। आप आपके पास 24 घंटे है ना, आप 24 घंटे बहुत कुछ करते हैं।
अपना काम करते हैं, अपने घर वालों के साथ भी टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ और चीज़ें भी करते हैं, बट जाते हैं। साइबर क्रिमिनल्स एक ही चीज़ कर रहे होते हैं 24 घंटे, वो ये है कि जी मुझे लूप होल निकालना है, मुझे कहीं से एक थोड़ी ओपनिंग मिल जाए, एक दरवाज़ा मिल जाए, मैं घुस जाऊँ। 24 घंटे उनका फोकस एक है। अब आप मुझे बात बताइए, 1 साल तक बंदा एक ही प्रॉब्लम पे फोकस कर रहा है और कोई आम इंसान 5 जगह फोकस कर रहा है, उसके जो बंदा एक ही प्रॉब्लम फोकस कर रहा है उसके सक्सेस रेट ज़्यादा है। Exactly. एक ही चीज़ पे फोकस कर रहा है वो। ये बैच में काम करते हैं 24 घंटे, मतलब 8 घंटे, 8 घंटे की शिफ्ट, फिर 8 घंटे की शिफ्ट, फिर 8 घंटे की शिफ्ट। अच्छा, पुलिस वाले भी ऑर्गेनाइज सिस्टम, ऑर्गेनाइज सिस्टम है। पुलिस वाले भी देखिए, वो ऐसा नहीं कॉम्पिटेंट नहीं, कॉम्पिटेंट है, काम कर रहे हैं, बट वो भी बटे हुए हैं। वो 24 घंटे नहीं लगे हुए अपनी ड्यूटी में, काफ़ी हद तक लगे हुए हैं, बट साइबर क्रिमिनल्स एक ही प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हैं। दूसरा 10 और तरीके हैं। आप OTP, आप UPI के थ्रू घुस जाइए, आप ईमेल के थ्रू घुस जाइए, आप फ़ोन नंबर के थ्रू घुस जाइए, वीडियो कॉल के घुस जाइए, अनगिनत तरीके, दिन पर दिन हम देख रहे हैं, नए नए तरीके बाहर आ रहे हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैं कहूँगा, पुलिस सब कुछ कितना भी कर लें, पकड़ भी लें, आखिरकार तो बंदे पर ही बात आ जाती है कि आप उस समय कितने अलर्ट हैं। हम बहुत बार बेवकूफ़ी कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, कोई बंदा ये उस टाइम नहीं सोचता CBI मुझे क्यों कॉल करेगी, मैं कौन सा कोई बहुत बड़ा वो हूँ अरबपति या कुछ, कि CBI को मेरा नाम, CBI को और कोई काम नहीं है, वो आप ही को इतनी बड़ी जो उसमें पॉपुलेशन में आप ही को कॉल करेगी वो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम बेवकूफ़ी कर देते हैं। कोई कहता है आपको कोविड में बहुत हुआ था, आप ये प्रोडक्ट के बारे में, ये लिंक को क्लिक करिए, 25,000 रुपये जीतिए, 1 का डबल, ये वो, ऐसी चीज़ें आपको सामने मिल रही है, हम बिना दिमाग लगाए इसमें आ जाते हैं, फिर बोलते हैं हमारे साथ स्कैम हो गया। मेरा एक ये सवाल है कि जैसे अब इतनी हमारी पॉपुलेशन है, तो इसमें से ये जो स्कैमर्स हैं या जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, ये किसी को जीरो आउट कैसे करते हैं, फिगर आउट कि इस बंदे को टारगेट करना है, उनका नंबर, एड्रेस, मोबाइल नंबर सब कैसे मतलब मिलता है, कहाँ से आता है? अगेन ऑर्गेनाइज्ड बहुत हैं, और मैं इसका एक एग्जांपल दूंगा। एक केस था पीछे हमारे जान पहचान के डॉक्टर्स, ठीक है, दिल्ली के डॉक्टर्स, वो जो हैं उनको उन दिनों वो घर ढूंढ रहे थे साउथ दिल्ली में, ठीक है। अब ये जो डॉक्टर हैं, इनका एक रूटीन है, ये हर ऑल्टरनेट डे ऑपरेशन थिएटर में होता है 11 से 2 बजे के बीच, ओके, ठीक है, और बीच में 15 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं जिसमें अपना व्हाट्सएप वगैरह सब चलाते हैं। अब इनको एक दिन एक मैसेज आता है रैंडम नंबर से कि हम तो जी ये XYZ हम कंपनी से हैं, और नॉन कंपनी का नाम लिया जाता है कि हम इससे हैं, आपकी डिटेल्स मिली कि आप ऐसे घर ढूंढ रहे हैं, ये लिंक देखिए, आपको 10 बेस्ट ऑप्शन मिल जाएंगे। अच्छा, वो उस 15 मिनट के समय में नहीं दिमाग आया, क्लिक कर दिया, वो लिंक नहीं खुला, वो वापस अपने ऑपरेशन थिएटर चले गए ऑपरेशन करने। वापसी आके देखते हैं सारे पैसे आउट, करीब 15 से 17 लाख रुपए चले गए, साफ हो गए। एक लिंक क्लिक करें, जो मैलवेयर लिंक था वो एक आउट हो गए। अब सवाल ये उठता है बैकएंड पे हुआ क्या है। एक शब्द है जिसको हम बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब सरल शब्दों में इतना है, हाँ, जो लेमन समझ सके, हाँ, होमवर्क। हैकर्स या साइबर क्रिमिनल्स का होमवर्क को हम सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं, मैंने एक केस क्यों बताया, मैं आपको इससे एग्जाम्पल दे पाऊंगा। मान लीजिए मैं साइबर क्रिमिनल, एक गैंग हूँ, ठीक है, अगर मुझे डॉक्टर्स टारगेट करने हैं तो मैं पहले तो लोकेशन पकड़ूंगा। अच्छा, दिल्ली में भी नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, मान लीजिए 1000 डॉक्टर, मेरे को उनका डेटा मिल गया। डेटा मिलना बहुत आसान है, हमारी जगह अपने नंबर, ईमेल आईडी सब बांटते फिरते रहते हैं। अच्छा, डेटा मिल गया, अब डेटा में मैं थोड़ा झांकूंगा कौन कितना गैर जिम्मेदार है, कौन अपना डेटा फ्री में बांटता है, कौन हर चीज़ की परमिशन दे देता है। मतलब इंटरनेट पर जो ज़्यादा गैर जिम्मेदार होगा वो ज़्यादा अच्छा टारगेट रहेगा साइबर क्रिमिनल के लिए, उतना आसान है उसको भेजना। अच्छा, 1000 में से और छट गए, मान लीजिए 100 बच गए, अब 100 में से और अंदर जाएंगे, किसको पकड़ें। अच्छा, बचे 50 के अंदर भी ये देखेंगे अब कि भैया पूरी लिस्ट बनाते हैं प्रॉपर कि 50, ऐसा नहीं है कि किसी एक को अटैक किया जा रहा है। ये जैसे फिशिंग होती है ना, मछली का जाल, आप एक मछली को नहीं पकड़ते, आप जाल फैला देते हैं, उसमें जितनी मछलियाँ आ जाए जो फंस जाए। तो वैसे ही ये लोग, जैसे 50 डॉक्टर है, 50 डॉक्टरों को ये सेम चीज़ होगी। इस केस में तो ज़्यादा पेचीदा काम इसलिए था, इन्होंने अपना होमवर्क ज़रूर किया होगा। ऐसा क्यों है कि जो मैसेज था वो उसी 15 मिनट में ही आया, पूरे दिन में उसी 15 मिनट में आया, जब वो ऑपरेशन थिएटर के बीच में अपना ब्रेक लेते हैं, क्योंकि उस समय उनका दिमाग थके हुए हैं, 4 जगह हो रहे हैं, नहीं दिमाग इतना लगाएंगे। तो ये कैसे पता चलता है कि ये डॉक्टर मकान ढूंढ रही है, भी होमवर्क का हिस्सा है? कैसे डॉक्टर अगर मकान ढूंढ रहे हैं तो बहुत ही सिंपल है, आपकी सर्च हिस्ट्री में पता लग जाता है। किसी की भी, आप गूगल डैशबोर्ड है, कोई भी एक्सेस कर सकता है इसको। अगर आप गूगल डैशबोर्ड में जाकर उसमें ईमेल आईडी डालेंगे, उस ईमेल आईडी के थ्रू जो भी सर्च हुई है अब तक मतलब जब तक वो ईमेल आईडी एग्जिस्ट करती है तब से लेके अब तक, जब तक जो भी कुछ सर्च किया वो सारा चिट्ठा बाहर आ जाता है। अच्छा, तो उसको, और वो कोई भी कर सकता है, वो कोई आपको हैकर बनने की जरूरत नहीं है, गूगल डैशबोर्ड में किसी का भी देख सकते हैं।
आप जाएंगे देखेंगे अच्छा ये क्या देख रहे क्या नहीं देख रहे। अब यहाँ मैं बोलता हूँ, ये मेरा अनुमान है कि ऐसा नहीं हर कुछ टेक्नोलॉजी से होता है, ऑनलाइन स्पेस में होता है, फिजिकल वर्ल्ड में भी होता है। ये डॉक्टर के केस में ज़रूर कोई ना किसी ने कहीं से तो पता लगाया होगा, ये डॉक्टर इतने से इतने बीच, क्योंकि देखा होगा ना 3 घंटे ऑफलाइन बैठता है, हर ऑल्टरनेट डे 3 घंटे ऑफलाइन बैठता है, 15 मिनट ही ऑनलाइन आता है, और एक दिन की कहानी नहीं, ये रेगुलर फीचर है। तो कुछ तो 3 घंटे में कर रहा है, पता लगाया होगा या अनुमान लगाया होगा, डॉक्टर होगा तो शायद ऑपरेशन थिएटर में ही होगा। तो इस हद तक प्लानिंग की जाती है। लेकिन अगर मैं नॉर्मल केसेस की बात करूँ तो एक नॉर्मल जाल बिछा दिया जाता है कि जी अच्छा 50 से 100 डॉक्टर हैं, इनको अच्छा डॉक्टर हैं तो इनको इस चीज़ की ज़रूरत होगी। जैसे अगर मैं डॉक्टर्स का एग्जांपल दूं, डॉक्टर्स को इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। जनरली वो लोग सप्लायर से बात करते हैं, कंपनी से उनका टाइप होता है। कितनी बार इनको लिंक भेज देते हैं कि जी अगर हमारे पास डिस्काउंट है, ये लिंक क्लिक कर दीजिए। डॉक्टर हैं इसलिए भेजा, कोई और, जैसे मैं वकील हूँ, हमारे यहाँ पीछे हुआ था कोर्ट में बड़ा एक हल्ला हो गया था। हमारे वकीलों के इलेक्शन चलते हैं कभी कभार कोर्ट के, तो क्या कहते हैं, सबको एक मैसेज आ गया कि ये बड़े सारे एक नया लॉ आया है जो कि आया था उस टाइम पे, ये अच्छे उसके पॉइंट्स हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, ये लिंक क्लिक कर लीजिए। अच्छा। वो मैसेज उसी ग्रुप को भेजा जाता है, वो ग्रुप के लिए फायदेमंद रहे और बंदा क्लिक करे। अगर आपको कोई मैसेज भेजा जा रहा है आपके फायदेमंद नहीं है, आप क्लिक नहीं करेंगे। वो बस ये चाहते हैं आप क्लिक कैसे करें, इंटरेस्ट जगाना है, इंटरेस्ट जगाना है, या तो इंटरेस्ट जगाना है, या डर जगाना है, या लालच पैदा करना है। अच्छा पैसे कमा सकते हो किसी तरीके से, आप क्लिक करिए बस। तो ये अगर हम पैसे निकालते हैं या कुछ भी करते हैं ट्रांसफ़र, तो एक OTP डालना होता है हमको। लेकिन किसी लिंक पर क्लिक करने से विदाउट OTP कैसे किसी के 15-17 लाख रुपए निकल सकते हैं, ये कैसे हो सकता है? अगेन कितनी बार आप देखेंगे गूगल हर जगह है, ठीक है, उसके फीचर्स जो हैं बहुत लोगों को नहीं पता। ऐसे कितने फीचर्स गूगल के हैं, उस चलते क्राइम हो जाते हैं। जैसे ये एक फीचर है गूगल, मैं अगर और सरल भाषा में बोलूँ तो गूगल के बहुत फीचर्स हैं, उसमें से एक फीचर है जिसको फ्यूचर OTP बोल सकते हैं। उसमें अगर मेरे को आपकी ईमेल आईडी मिल गई या आपका फ़ोन 1 मिनट के लिए मिल गया, मैं आने वाले समय में जो एक OTP होगा मैं उसको जनरेट अभी से कर सकता हूँ। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है। गूगल में अलग अलग फीचर्स हैं ऐसे। तो ये तो मुझे लगता है किसी को नहीं पता होगा, नहीं पता। और लेकिन इसका एक रीज़न भी क्यों किया जाता है, बहुत बार आपके पास फ़ोन का एक्सेस नहीं होता या आपके फ़ोन की कनेक्टिविटी नहीं होती, आप नहीं कर पाते हैं एक्सेस अपना फ़ोन, तो उस इमरजेंसी केस के लिए बनाया गया था। बट वही अगर इमरजेंसी केस के लिए बनाया गया है, उसके गैर उपयोग भी बहुत होते हैं। पहला ये है। दूसरा, कोई एक क्राइम को करने के एक तरीके नहीं होते, 100 तरीके होते हैं। आपने बोला OTP नहीं होगा, ज़रूरी नहीं है OTP नहीं है तो क्राइम नहीं हो सकता। कहीं और से कोई लिंक, जैसे मैंने इसमें एग्जांपल दिया, 50% से ज़्यादा क्राइम्स मैलवेयर लिंक की वजह से होते हैं। आपको कहीं लिंक आ जाएगा, कोई मेल से आ जाएगा, कोई व्हाट्सएप पे कोई फाइल भेज देगा, कोई आजकल तो बच्चे पेरेंट्स का फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, उस गेम के बीच में कोई आ जाएगा। कितनी बार नॉर्मली होता है कि जी लिंक दे दिया, बच्चे को तो पता नहीं, वो लिंक क्लिक कर देगा। जैसे ही वो क्लिक किया लिंक, मैलवेयर वायरस आपके फ़ोन में घुस जाता है और वो वायरस के थ्रू आपके सारा OTP डेटा दूसरे के फ़ोन में आ जाता है। मैलवेयर क्या हुआ, अगर सामान्य भाषा में बात करें किसी को? और सामान्य भाषा में एक वायरस है। अगर वो किसी लिंक के थ्रू, अलग अलग तरीकों से आते हैं, किसी फाइल के थ्रू भी आ सकता है। तभी मैं कहता हूँ कभी भी आपको अनजान नंबर से कुछ भी फाइल, यानी कोई वीडियो हो, म्यूजिक क्लिप हो, डाउनलोड ना करें। डाउनलोड करते ही मैलवेयर यानी एक वायरस घुस जाएगा आपके फ़ोन में, और वो करता क्या है, आपका सारा डेटा कॉपी करके जो साइबर क्रिमिनल है उसके हाथ में थमा देगा वो डेटा। तो जब मैलवेयर आपके फ़ोन में आ गया, वो आपका डेटा तो सारा कॉपी हो गया ना, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और लोग आजकल जो बहुत ही समझदारी का काम करते हैं, वो व्हाट्सएप पे अपना ग्रुप बना के अपनी पर्सनल डिटेल शेयर कर देते हैं। जैसे अपने बैंक का पासवर्ड व्हाट्सएप पे सेव किया हुआ है, अपने फ़ोन का पासवर्ड भी व्हाट्सएप पे सेव किया हुआ है क्योंकि हमें याद नहीं रहता। अब ये सारी चीज़ अगर आप फ़ोन पर सेव करोगे और किसी को आपके फ़ोन के ही एक्सेस मिल गया, तो उसके लिए तो आसानी नहीं होगी कि अपना बैंक, कितने ऐसे केसेस देखें, लोग स्टॉक मार्केट में एक्टिव हैं तो अपने जो बैंक जिनके साथ भी उन्होंने डीमैट अकाउंट बना रखा है, उसका पासवर्ड व्हाट्सएप में सेव कर रखा है, अपने साथ अपना ग्रुप बना के। ये जो मतलब हर तरफ से घिरा हुआ है स्कैमर्स, इससे बचे कैसे? एक आम आदमी जो साधारण इंसान है, फ़ोन चलाता है, ये UPI यूज़ करता है, तो इसको बचने का तरीका क्या है इससे? देखिए, आप बहुत बार लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि इतने क्राइम है। आप कोई भी पॉडकास्ट अगर सुनेगा या ऐसा कोई भी पॉडकास्ट सुनता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, करे क्या, हर जगह तो ये है, कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं मतलब इतना डर जाते हैं कि फायदा ही क्या कुछ करने का, जब इतना हर जगह ही खतरा है। देखिए, मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ गणित का। गणित में मैं अच्छा नहीं था, ठीक है। वो इसलिए अच्छा नहीं था क्योंकि ना कुछ
मूल सिद्धांत थे। मूल सिद्धांत जिनको पकड़ में आ जाते हैं तो कोई भी सम हो, कोई भी प्रश्न हो, उसका जवाब वो दे देते हैं, ज़रूरी नहीं प्रश्न सेम हो। तो अगर आप ये मूल सिद्धांत कुछ समझ लें तो चाहे डिजिटल अरेस्ट हो, चाहे कोई OTP फ्रॉड हो, फिशिंग लिंक हो, आप बचने के चांसेस रखते हैं। अगेन 100% नहीं बोलूँगा, बट रखते ज़रूर हैं। पहला, आप इंटरनेट पे कभी किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। भरोसा डेडली है, यानी आप भरोसा, आप मान के चलिए जब भरोसा आपने किया, गेम खत्म, वहीं पे खत्म हो जाएंगे आप भरोसा किसी पे नहीं कर सकते। क्यों? AI के ज़माने में जहां अलग अलग टेक्नोलॉजी से आप किसी की आवाज़ को कॉपी कर सकते हैं, किसी की वीडियो चेंज कर सकते हैं, उल्टा सीधा डेटा बना सकते हैं। डिजिटल अरेस्ट के केस में हमने देखा फेक FIR बनाई जा रही है। तो जब किसी भी चीज़ का एक कॉपी क्रिएट किया जा सकता है तो भरोसा कैसे करेगी इस चीज़ पे? पहला, भरोसा नहीं कर सकते। दूसरा, अपना डेटा की इंपॉर्टेंस को समझिए। आपका, हम लोग सोचते हैं मैं कौन सा कोई अरबपति हूँ, मेरे डेटा का कोई क्या ही कर लेगा। आपका डेटा बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है, बहुत वैल्यूएबल है। क्यों? क्योंकि आपका ये सारे ऐप्स ले लीजिए जो फ्री हैं, ये साइबर क्रिमिनल्स किस चीज़ के पीछे पड़े? आपके डेटा के पीछे पड़े। एक बार आपका डेटा हाथ में आ जाए तो वो उससे कुछ भी कर सकते हैं। जो ऐप्स हैं वो डेटा इसलिए लेती हैं आपको ज़्यादा समझने के लिए, कौन है, क्या सोच है, क्या करता है, क्या नहीं करते। साइबर क्रिमिनल्स से एक कदम आगे जाते हैं, वो डेटा लेते हैं। आप डेटा क्या है? मोबाइल नंबर, ईमेल ID, आपके पासवर्ड्स, आपके बैंकिंग रिकॉर्ड्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स, डेट ऑफ बर्थ। हाँ, डेटा मेरे को मिल गया। अच्छा, आपने डेट ऑफ बर्थ की आपने बात की, मैं उसी का एग्जाम्पल देता हूँ। कितने लोगों का पासवर्ड उनकी डेट ऑफ बर्थ होता है? बहुत लोगों का होता है। अगर मेरे को आपकी डेट ऑफ बर्थ पता है, मुझे आपके फ़ोन में घुसना है तो मैं तुक्के तो मारूंगा ना। अच्छा, पास क्या हो सकता है? 99% लोग अपना बर्थ डेट, अपने पेट का नाम, अपनी वाइफ का नाम, खुद का नाम, ये सब का मिक्स मैच करते रहते हैं, तो तोड़ निकाल लेंगे। अच्छा जी, घुस गए। पहला। दूसरा, अच्छा अगर मेरे को पता है आपके मेडिकल रिकॉर्ड, जैसे किसी को हाई BP है, या चलिए हाई BP छोड़िए, डायबिटीज़ है, ठीक है, अब ये लाइव केस है, ऐसा हो चुका है पहले। कॉल आएगा आपको कि हाँ जी मैं XYZ हेल्थ केयर उससे बोल रहा हूँ और हमें पता लगा आपके हाई डायबिटीज़ है, हमारे पास कुछ अच्छी सब्सक्रिप्शन ऑफर्स हैं, कुछ अच्छी दवाइयाँ हैं, आप ये लेंगे जल्दी ठीक हो जाएंगे, इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। फॉर्म को फिल किया, अच्छा एक OTP आया होगा आपके पास, अच्छा OTP दे दिया, खत्म। मतलब डेटा अलग अलग दरवाजे क्रिएट कर देता है साइबर क्रिमिनल के लिए आपके घर में घुसने के लिए। अलग अलग दरवाजों को आपको बंद रखना है, बंद रखना है अपनी समझदारी से। डेटा कहाँ दे रहे हैं सोच समझ के ध्यान से रखिए। हर चीज़ को एक्सेप्ट मत करिए। हम कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं जल्दी में रहते हैं, हर चीज़ एक्सेप्ट, टाइम वेस्ट हो रहा है। कैमरा, कॉन्टैक्ट, आपके SMS, गैलरी, जो कुछ हो सकता है। देखिए मैं कहीं मानता हूं कि कुछ ऐप्स कहते हैं कि अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया आप ऐप इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, ये होती है बाउंडेशन। अनफॉर्चुनेटली वहाँ बाउंडेशन होती है। और वहाँ आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा क्या मुझे ऐप इस्तेमाल करना है या नहीं करना। बट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपना डेटा फ्री में मत बांटिए, लड्डू की तरह मत बांटिए। और दूसरा, आपका सबसे महत्वपूर्ण डेटा आधार कार्ड, आपकी आधार इन्फॉर्मेशन। अनफॉर्चुनेटली भारत में लोगों ने आधार कार्ड को राशन कार्ड बना दिया है, पता नहीं क्यों। हर जगह अपना राशन कार्ड जैसे हम बांटा करते थे, आधार कार्ड बांट देते हैं। ज़रूरत नहीं है। होटल जाएंगे आधार कार्ड, कहीं और कोई इंस्टीट्यूट कोई भी रजिस्ट्रेशन करनी आधार कार्ड, जबकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये कहती है कि आधार कार्ड देना मैंडेटरी नहीं है, आधार कार्ड देना ज़रूरी नहीं है। कोई भी आपसे आधार कार्ड नहीं मांग सकता, आप उसकी जगह, और अगर मांग भी रहा है मना कर दीजिए, उसकी जगह पैन कार्ड दे दीजिए, अपना ड्राइवर्स लाइसेंस दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, कि आपका आइडेंटिटी प्रूफ बेसिकली। आधार कार्ड आपका आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है। क्यों? क्योंकि आधार कार्ड में आपके बायोमेट्रिक्स का क्या मतलब है? आपके आईज का स्कैन, आपके फिंगरप्रिंट जुड़े हुए हैं, वो चीज़ कभी चेंज नहीं होगी आपके मरते दम तक। और वो साइबर क्रिमिनल के हाथ में आ गई तो आज नहीं तो जैकपॉट हो गया। और सबसे बड़ी बात, आधार बहुत चीज़ों से कनेक्टेड भी है, तो वन स्टॉप वन सोल्यूशन कि मुझे 10 जगह नहीं जाना, मुझे आधार को अटैक करना है। एक बार आधार मिल गया इसका तो 2 हो गया। तो इसका बचने का तरीका क्या है कि आधार का जो डेटा है वो साइबर क्रिमिनल्स को ना हाथ लगे? ना लगे तो पहली बात तो आधार मत दीजिए आप, क्योंकि मैंडेटरी नहीं है। लोग यही बोलते हैं कि अब ज़रूरी हो गया, ज़रूरी नहीं है। दूसरा, आप अगर 1% आपको लगे यहाँ तो देना पड़ेगा आधार, मास्क करा लीजिए अपने आधार को। मैं ये नहीं कहता आधार को मास्क कराना सबसे मतलब 100% सिक्योरिटी, 100% सिक्योरिटी जैसी कुछ चीज़ नहीं होती। चांसेस आपके बढ़ा देते हैं थोड़ी सिक्योरिटी हो जाए। मास्क का सिर्फ इतना मतलब है, गवर्नमेंट अगर आप आधार मास्किंग लिखेंगे इंटरनेट पे तो पहले ही लिंक पे आपको गवर्नमेंट का पोर्टल मिल जाएगा। आपका जो आधार नंबर है उसको आधे नंबर्स को छुपा देते हैं, तो उसको मास्किंग बोलते हैं। लेकिन फिर भी मैं अगर आप मुझसे पूछिए तो आधार ना दे तो बेटर है। तो दूसरा ये हो गया, अपना डेटा ऐसे बांटिए मत। तीसरा, आपके आसपास जो हो रहा है आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। देखिए वो ज़माना गया जब हम कहते थे कि मैं तो IT से नहीं हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे नहीं जानने की ज़रूरत।
अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपके आसपास जो भी क्राइम हो रहे हैं उसकी बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। पहले क्या होता था, पहले लोग अखबार पढ़ते थे तो फिर भी थोड़ा अपडेटेड रहते थे। आजकल अखबार तो हम पढ़ते नहीं हैं, जो इंस्टाग्राम पे आ गया तो वो हमारे लिए न्यूज़ बन जाती है, या जो व्हाट्सएप पे किसने भेज दिया। आप 10 मिनट भी अगर निकाल लें और साइबर क्राइम सर्च करें गूगल पे और वहाँ न्यूज़ सेक्शन में जाएं, आपको लाइव मिल जाएगा कि हो क्या रहा है। अगर आप ट्विटर पे हैं, ट्विटर पे अगर आप, क्योंकि ट्विटर पे लाइव न्यूज़ जल्दी आती है, तो ट्विटर पे सर्च करिए तो ट्विटर पे आपको बहुत मिल जाएगा। डिजिटल, देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रेंड चेंज होता है। आज डिजिटल अरेस्ट था, कल OTP फ्रॉड था, परसों कुछ और आ जाएगा। ये ट्रेंड बदलते रहेंगे, लेकिन अगर आपको पता है ये ट्रेंड क्या है, अगर किसी इंसान ने पढ़ रखा है डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, तो कल को उसको कॉल आएगा तो चांसेस हाई है कि वो समझ जाएगा कि ये तो स्कैम होने वाला है मेरे साथ। बट आपको पता ही नहीं डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, तो 100% आप उसके शिकार हो जाएंगे। तो आपको पता लगाना बहुत जरूरी है। लोगों को लगता है कि मैं IT से नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता होना चाहिए, या तो आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए, तब तो अलग बात है। और अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी आपकी जिम्मेदारी भी बनती है पता लगाने की। और चौथा, अगेन आप अपने डेटा की वैल्यू तो करिए, लेकिन साथ साथ ये समझिए कि कोई भी क्राइम, साइबर क्राइम का सबसे महत्वपूर्ण कड़ी वो आपकी मानसिकता है। अब ये सुन के लोग कहेंगे हमने तो टेक्नोलॉजी के बारे में सुना है, हमने सुना है कौन सा ऐप इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा कानून होना चाहिए। कानून, ऐप, सरकार सब ठीक है, आखिरी में आपकी मानसिकता डिसाइड करेगी कि आप कितने पानी में हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे सब पता है, मैं तो साइबर क्रिमिनल को 2 मिनट में पकड़ लेता हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो ज़रूर आप फंसेंगे। लेकिन अगर आप ये सच्चाई जानते हैं कि साइबर क्रिमिनल मुझसे 2 कदम हमेशा आगे रहेगा, मेरे को आज नहीं तो कल अटैक बार बार करेगा, मेरी जिम्मेदारी है मैं कैसे बच सकूं, मुझे अपने आप को बचाना है, कोई मुझे बचाने नहीं आ रहा है। अगर ये लाइन मैं फिर रिपीट करता हूं, मुझे अपने आप को बचाना है, कोई मुझे बचाने नहीं आएगा, अगर ये आप समझ जाते हैं तो ज़रूर आप क्राइम से बचेंगे। क्यों? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में क्राइम्स इंक्रीज ही इसलिए हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलस नेशन हमारा है, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, इंटरनेट यूसेज यहाँ पर है, अच्छा यूथ सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, और यूथ को भटकाया भी ऐसे ही जाता है। ज़्यादातर साइबर क्रिमिनल्स टीनेजर्स होते हैं, यानी 18 साल से कम उम्र के लोग होते हैं। अच्छा, वो इसीलिए उनको लिया जाता है। पहला तो देखिए उनको बहकाना आसान है, दूसरा ऐसे लोगों को जेल, आप 18 साल से कम उम्र के कोई भी आप बच्चे को जेल में नहीं डाल सकते, जुवेनाइल डालेंगे, जुवेनाइल से जल्दी बाहर आ जाएंगे, तो इसलिए लिया भी इनको स्ट्रेटेजिकली लिया जाता है। तो अगर ये सारे फैक्टर्स हैं, आपको पता है आप यहाँ रह रहे हैं, ऑन टॉप ऑफ दैट ऐसा नहीं पुलिस काम नहीं कर रही, पुलिस सरकार अलग पॉलिसी ला रही है, कभी क्राइम पकड़ रहे हैं, बट क्राइम रेट ज़्यादा है क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते जा रहे हैं। लोग जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनको लगता है ये तो जल्दी पैसे कमाने की टेक्निक है, इजी मनी, तो इसमें आप घुस जाइए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग घुसे जा रहे हैं, उनको लगता है हम पकड़े नहीं जाएंगे। तो अगर आपको ये सारे फैक्टर्स पता है और ये तक पता है कि जब क्राइम हो जाता है तो इतने स्ट्रॉन्ग प्रोसीजर्स भी नहीं है, प्रोसीजर है, प्रोटोकॉल्स हैं, बट ऐसा नहीं है कि 100% हिट रेशियो है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपके पैसे आपको वापस मिल जाए, क्रिमिनल पकड़ा जाए। तो ये सच्चाई से अगर आप वाकिफ हैं तो ऑटोमेटिकली आप सतर्कता रखनी शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ये डिजिटल रेप क्या है? मेटावर्स एक 2021-22 में ये शब्द जो है बहुत ही प्रचलित हुआ था। मेटावर्स क्या है? हम गेम खेलते हैं, है ना? तो मेटावर्स एक वर्चुअल दुनिया है जहां पर अलग अलग, आप वर्चुअल मतलब एक ऐसी दुनिया जो मौजूद नहीं है, मोबाइल आपके इंटरनेट पर है। हाँ, इंटरनेट पर है, इंटरनेट पे दुनिया है। जैसे गेम है, गेम असली दुनिया तो है नहीं ना। PUBG का एग्जांपल देता हूँ, PUBG असली दुनिया नहीं है, लेकिन उसमें क्या आप खेलते हैं वो अलग एक वर्चुअल दुनिया है, इंटरनेट में एक दुनिया है वो। तो मेटावर्स वो था। उसमें क्या हुआ, UK यूनाइटेड किंगडम की एक महिला उन्होंने मेटावर्स में गई, वो एक्सेस किया। जैसे आप फेसबुक को एक्सेस करते हैं, कोई सोशल मीडिया को एक्सेस करते हैं, उन्होंने मेटावर्स को एक्सेस किया। अब मेटावर्स में क्या होता है, जैसे गेम में आपका कैरेक्टर होता है ना, मेटावर्स में भी आपका एक कैरेक्टर है जो आपका ही है। जैसे अगर आपका नाम श्याम है तो श्याम का एक कैरेक्टर है, वो बिल्कुल लड़का है वो। ये लेडी के साथ क्या हुआ, 5 से 10 मिनट के अंदर उसमें ही इनके जो वर्चुअल कैरेक्टर था उसका रेप वहां पर हो गया, वहां पर उसका रेप हो गया। अब और ये लेडी बड़ी परेशान। अब बहुत लोग कहते हैं अरे उसको फिजिकली तो कुछ नहीं हुआ, रियल लाइफ में तो कुछ नहीं हुआ उसको, वो तो अपने घर में बैठी थी, उसके कैरेक्टर का ही तो हुआ है। मैं हमेशा बोलता हूँ सोशल मीडिया पर आपके साथ जब ट्रोलिंग होती है तब तो आप बड़े परेशान हो जाते हैं, जबकि ट्रोलिंग में किसी ने आपको छुआ तक नहीं है, सब चैट पे बात हो रही है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा क्यों नहीं है? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इससे जो बाकी जनरेशन है, लड़कियां हैं, वो कैसे अफेक्ट होती, क्या इसी गेम के थ्रू या कैसे, मैं जानना चाहता हूँ। देखिए अब मेटावर्स बढ़ रहा था तो सच्चाई ये है, AI जैसी ChatGPT आया, मेटावर्स थोड़ी बैक सीट उसने ले ली है।
तो अब तो एआई का ही वो है, मेटावर्स पे काम हो रहा है बट बहुत कम लेवल पे काम हो रहा है। लेकिन ये डिजिटल रेप की बात इतनी बड़ी इसलिए है, जब अभी हम साइबर बुलिंग पे भी थोड़ी चर्चा करेंगे, अगर ट्रोलिंग जैसी चीज़ें इतनी बड़ी चीज़ आजकल हमारे आईटी एक्ट में ट्रोलिंग वगैरह के लिए भी है, ये क्राइम्स हैं, ठीक है, उसको क्राइम माना जाता है कि अगर आप इंटरनेट पे किसी को उल्टा सीधा बोल रहे हैं तो आप क्राइम कर रहे हैं। अच्छा। तो अगर इंटरनेट पे उल्टा सीधा बोलना ही क्राइम है तो इंटरनेट पे किसी को मोलेस्ट करना क्राइम नहीं है, ये मोलेस्टेशन ही तो है कि अगर आप किसी को रेप कर रहे हैं, आप अगर इंटरनेट पे आज किसी को मोलेस्ट कर रहे हैं, उल्टी सीधे टेक्स्ट लिख रहे हैं, तब तो आप कंप्लेंट डाल देते हैं। तो डिजिटल रेप एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बट हाँ अब तक इस पर क्लैरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि मेटावर्स का डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ है अब तक। ओके, यही मैं बात करने वाला था आपसे, जो आपने खुद कहा भी, ये साइबर बुलिंग, ये शब्द भी बहुत प्रचलित है और कई बार बच्चे जो हैं वो नेट से जुड़े हुए हमारे घर में, वो इसमें फंस जाते हैं, वो इसका शिकार हो जाते हैं, या कोई और भी हो सकता है। तो ये साइबर बुलिंग क्या है? साइबर बुलिंग मेरे बहुत करीब है ये टॉपिक, क्योंकि मैंने जब शुरुआत की थी इस फील्ड में वो इसी टॉपिक से की थी। तब तो मैं 10वीं स्टैंडर्ड में था, तो स्कूल में जब जाता था यही, तब ना कानून पता था ना कुछ पता था, ये टॉपिक पता था। तो साइबर बुलिंग है क्या? हमने देखा है रियल लाइफ में लोग बुली करते हैं कि आपको जी कॉलेजेस में, स्कूल में, कि कोई हड़का रहा है, कोई ज़्यादा ताकतवर आपको कुछ तंग कर रहा है, वर्बली भी तंग कर सकता है और फिजिकली भी तंग कर सकता है। साइबर में सेम लॉजिक है, लेकिन वो ऑनलाइन स्पेस में कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, शुरू में अगर मैं जाऊँ, आज से 10 साल पहले फेसबुक बहुत चलता था, अब इतना नहीं चलता बट उस टाइम बहुत चलता था। फेक प्रोफाइल बना दी, मैं शायद 13-14 साल का हूँ और दूसरा आदमी 25-26 साल का है, लेकिन आपको नहीं पता दूसरी तरफ कौन है, मैं उसको बुली कर रहा हूँ, तो मोटा है, ये वो, मैं उसका फिजिकल अपीयरेंस का मजाक उड़ा रहा हूँ, शायद उसके बैकग्राउंड का मजाक उड़ा रहा हूँ, बुली कर रहा हूँ, बुली कर रहा हूँ। बुली कैसे भी हो सकता है, और कितने साइबर बुलिंग आज की डेट में भी बहुत बड़ा टॉपिक है। क्यों? देखिए, एक फैक्ट सिंपल है, आपकी जो यूथ है वो गेम खेलना कभी बंद नहीं करेगी, वो सोशल मीडिया ऐप्स को छोड़ेगी नहीं, ये 2 चीज़ें पक्की बात है। और जब आप ऐसी 2 चीज़ों में होते हैं, साइबर बुलिंग होती ही होती है। छोटी सी एग्जांपल है, अगर आपका बच्चा गेम खेल रहा है, अकेला तो गेम खेल नहीं रहा, आजकल जमाना हो गया, आप दुनिया में अलग अलग लोगों के साथ मिल के गेम कनेक्ट होते हैं। पबजी का एग्जांपल, पबजी में कितने केस ऐसे देखे हैं, वहाँ 4 की टीम बनती है, आपको नहीं पता दुनिया में कौन क्या है। पहली बात तो आपको ये नहीं पता वहाँ पे है कौन, क्या लड़का खेल रहा है, लड़की खेल रहा है, उम्र क्या है। अच्छा, माइक्रोफोन फीचर होता है कि आप बात कर सकते हैं एक दूसरे से। पबजी में खेल रहे हैं, दूसरा कोई गालियाँ बोलना शुरू कर देगा, कोई उल्टी सीधी बात करना शुरू कर देगा, साइबर बुलिंग का पार्ट है। सोशल मीडिया ऐप्स पे चले जाइए, लोग अगर आपके कमेंट के नीचे उल्टा सीधा लिख रहे हैं, वो भी साइबर बुलिंग का पार्ट है। कोई प्राइवेट चैट में आपको धमका रहा है, हड़का रहा है, वो भी साइबर बुलिंग का पार्ट है। तो ये सारी, और आपको ये शायद बात छोटी लगे, लेकिन बच्चे इसका सबसे बड़ा शिकार होते हैं। बड़े भी होते हैं, ऐसा नहीं बड़े नहीं होते, लेकिन बच्चे ज़्यादा होते हैं और उनकी मानसिकता पे बहुत इफेक्ट होता है, क्योंकि वो आप जो बचपन में रहते हैं या जो चीज़ें देखते सुनते हैं वो लंबा इम्पैक्ट डालती है, लंबा इम्पैक्ट डालता है आपकी खुद के कॉन्फिडेंस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपकी पर्सनैलिटी की धज्जियां उड़ा देता है वो। क्यों? अगर कोई बच्चा है, कितने ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर बच्चे की मोरल या कॉन्फिडेंस इसलिए पूरा डाउन हो गया। केस स्टडी आपका ऐसा कुछ, कभी आप लॉयर हैं, केस लड़ते रहे? एक बच्चा, ठीक है, बड़े अच्छे एक नामी स्कूल से, और वो बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाई में, लेकिन उसका बैकग्राउंड जो है वो इतना खास नहीं था, उसको दिक्कत थी थोड़ी फाइनेंशियली, लेकिन बहुत ही ब्राइट बच्चा। अच्छा, बच्चे तो बाकी बच्चे तो जलते ही हैं। अच्छा, ये स्कूल था अमीरों का, अच्छा, अमीरों का स्कूल था, और इस बच्चे को अपने दम पर यहाँ पे मतलब सब कुछ अब टिका अपने दम पे हुआ था, और इनके जो फादर थे वो स्कूल में काम करते थे, तो थोड़ा एक वो बेनिफिट मिल जाता है एडमिशन में। अच्छा, अब क्या है कि ये इनको पता था ये लोग फेसबुक में है, फेसबुक में उसको उल्टी सीधी प्रोफाइल बना के, ऑब्वियसली जो बंदा जो बुली कर रहा है वो अपनी प्रोफाइल से नहीं करेगा, वो झूठी प्रोफाइल बनाएगा। झूठी प्रोफाइल बनाई, उसको पहले तो उसको ये ललचाया कि अच्छा कोई कंपटीशन है, आप उसमें पार्टिसिपेट करोगे, जिससे वो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करे। कॉन्वर्सेशन हुई, फिर उसने अपनी सीवी भेजी, फिर उसकी सीवी की बैंड बजा रहे हैं, ये है आप उसको ये विश्वास दिला दिया गया कि आपका जो बैकग्राउंड है वो इतना खराब है, इसलिए आपको नहीं ले सकते हम। आप मेंटली उसको हरास कर दिया, हाँ, आप एलिजिबल नहीं है। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, और 3 बार कैसे हुआ? अलग अलग अकाउंट से, हफ्ते 2 हफ्ते के गैप में। अब देखिए, है तो बच्चा ही ना 10वीं 11वीं में, बहुत ही उसका मोरल डाउन हो गया, उसके मार्क्स भी उससे इफेक्ट होने शुरू हो गए। वो विश्वास कर बैठा था कि यार मेरा जो वजूद है वो इसीलिए ही, मतलब मेरे जो मेरिट है उसका कोई फ़ायदा नहीं, मेरे बैकग्राउंड ऐसा है तो इसलिए मतलब मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, चांस नहीं मिल रहा है मेरे को। जब वहाँ जो स्कूल की प्रिंसिपल थी हमें जानती थी। अच्छा, बात हुई, क्योंकि वो स्कूल में टॉपर था तो इसलिए स्कूल प्रिंसिपल को पता था, अगर टॉपर नहीं होता तो शायद उनको भी नहीं पता होता। उन्होंने बात की,
अच्छा, उस बच्चे से भी बात की तो ट्रेंड पता लगा। जब ट्रेंड पता लगा तो तरीके बहुत होते हैं, बट इतना है जिस 2-3 बंदों पे कुछ शक भी था जो उसको रियल में भी उससे जलते थे बच्चे। अच्छा, आप उनकी क्लास में गया मैंने बोला जी इसमें लीगली इतना कुछ नहीं रहा, लेकिन ये था कि क्लास में उनके जाके बोला कि कौन कर रहा है क्या कर रहा है, थोड़ा उनको डरा भी दिया कि 2-3 सेक्शन बता दिए, 3 साल की सज़ा 7 साल की सज़ा होती है। 2-3 बच्चे अपने आप ब्रेक के बाद आ गए, सर हमने किया था और ऐसे ऐसे ये सब बात हुई है। लेकिन ये बहुत ही एक रेयर केस बोलूँगा, सॉल्व हो गया, आपको पता ही नहीं कौन क्या है। और सबसे बड़ी बात, ऐसा नहीं है जो आपको बुली कर रहा है आपके आसपास है, लोग को मजा आता है, दूसरे को नीचे दिखाने में मजा आता है, चाहे उस बंदे को जानते हो ना जानते हो। ट्रोलिंग इसी को तो कहते हैं। ट्रोलिंग क्या है, आपको उस बंदे के बारे में पता तक नहीं है, वो क्या बोल रहा है, शायद सही बोल रहा है, बट आपको कमेंट जरूर डालना है, तो आप कमेंट सेक्शन में उल्टी सीधी चीज़ें डाल देंगे। मेरा एक दोस्त है, वो एक इन्फ्लुएंसर है इंस्टाग्राम पे। अब उसको बहुत, अब तो वो मतलब ठीक है, बट शुरू में बड़ा वो डिस्टर्ब हो जाता था, क्योंकि उसके कंटेंट जो बनाता था, कमेंट्स में 2 टाइप के लोग होते हैं, एक जो आपको प्रोत्साहित दे रहे हैं कि हाँ जी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, दूसरे आपकी टांग खींचते हैं, ये तो कुछ भी बोले जा रहा है, अकल नहीं है, ये वो उसको कहीं ना कहीं इफेक्ट करता था। एक पॉइंट पे उसने कहा मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। अच्छा, और वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता है, लोग उसको पकड़ते थे, आपने ये ठीक, ये गलत बोला, ये क्या, अगर कहीं जगह गलत बोल भी दिया, उस बंदा सीखता है, करता है, कुछ एफर्ट है, लेकिन लोग को टांग खींचने में मजा आता है। तो मैं कह रहा हूँ वो रुकने वाला था, आज उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम है ये। अच्छा। जो इंस्टाग्राम पे वो बनाता है, लेकिन एक पॉइंट पे उसने सोच लिया मैं तो शायद खराब ही बना रहा हूँ, क्योंकि हमें ना इंसानों को एक सोशल एक्सेप्टेंस चाहिए होती है, अगर दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, दूसरे हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं। और साइबर बुलिंग में होता ही है कि आप दूसरे को नीचा गिराते हो, उसका मोरल डाउन करते हो, और अनफॉर्चुनेटली आपको लगता है कि जी मैं तो दुनिया के किसी कोने में हूँ, या फिर मैं फेक प्रोफाइल बना के बैठा हूँ, तो मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। इसमें बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, जो मैंने कुछ केसेस पढ़े, जो इस तरह से किसी गेम में इंडल्ज हैं या कहीं और है, इतने ज़्यादा वो उनको ऐसा कर दिया जाता है मेंटली कि वो सुसाइड तक कर लेते हैं, या अपने माँ बाप के पैसे निकाल लिए, कुछ कर लिए। तो ये कैसे होता है, बच्चा इस लेवल तक कैसे पहुँचता है कोई भी? ये इसकी मेजर शुरुआत हुई थी, एक गेम आई थी ब्लू व्हेल गेम, आज से कुछ साल पहले। हाँ। वो बहुत ही डेडली गेम थी। डेडली क्यों मैंने इस शब्द इस्तेमाल किया है, अलग अलग लेवल थे, उसमें आपको सेल्फ टॉर्चर करते हो, कुछ करते हो, और आखिर में उसमें मिशन होते हैं, लास्ट में मिशन है सुसाइड कर लो। ये ब्लू व्हेल गेम का लॉजिक था। आज की डेट में हम कभी न्यूज़ में पढ़ते हैं कि, और इससे मैं बेटिंग का भी जिक्र करना चाहूँगा। पीछे एक बड़ा एक फेमस हुई थी वीडियो, जहाँ लड़का जो है उसने काफ़ी अच्छे कॉलेज से, आई थिंक IIT कुछ कॉलेज से पास आउट है, या JEE उसने क्रैक किया था, और उसने कुछ 80-90 लाख हार गया वो बेटिंग में, और इतनी लत थी उसको। हमने देखा है कि PUBG या कोई भी ऐसे गेम होते हैं, उसमें कॉइन्स कमाने होते हैं, पैसे नहीं मिल रहे तो बच्चे अपने माँ बाप को कत्ल कर देते हैं, या लड़ लेते हैं, चोरी चकारी कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? तो एक साइंस बोल सकते हैं, एक फील्ड बोल सकते हैं, जिसको साइबर साइकोलॉजी बोलते हैं। अच्छा। साइबर साइकोलॉजी सरल शब्दों में बताया जाए तो हमारी मानसिकता इंटरनेट पर कैसे काम करती है, और साइबर क्रिमिनल जिसका इस्तेमाल या इसका दुरुपयोग कैसे करते हैं, उसके बारे में ये है। तो इसमें सिर्फ इतना ही होता है कि एडिक्शन, हम एडिक्ट हो जाते हैं, लत लग जाती है हमें ऐसी। ये देखिए, ये कोई भी गेम ऐप बनाया ही इसलिए जाता है कि आपकी लत लग जाए। PUBG तुक्के नहीं है कि ये कोई तुक्का नहीं है कि ये लत लग गई, बनाया इस तरीके से गया, लत लग गई। और लत क्यों लगी? लत लगी कि आप हमारी गेम ज़्यादा खेलोगे। अच्छा, ऐप डेवलपर्स का एम ये नहीं होता कि बच्चे चोरी चकारी करें, ये ज़रूर होता है कि आप पूरी तरह ना हुक्ड हो जाओ, एडिक्ट हो जाओ, घुस जाओ। यही दुनिया है, दिन रात 24 घंटे सिर्फ उसके बारे में सोचते। एक और गेम आई थी पोकेमॉन गो, उसमें क्या होता था, आज से 3-4 साल पहले, प्री कोविड, उसमें क्या होता था, आपको ना चलना होता था, आपके GPS आपका ऑन होता था, और आप चलो, अलग अलग आपको पॉइंट्स मिलेंगे, अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। लोग इतना खो जाते थे, और दुनिया भर की बात कर रहा हूँ, भारत की नहीं, दुनिया भर में लोग इतना खो जाते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई कहीं से गिर गया, मतलब आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है, फ़ोन में इतना घुस रहे हो, चल रहे हो। तो ये गेम्स बनाई इसलिए जाती हैं कि आप एडिक्शन का शिकार हो जाओ। ये सारे साइड इफेक्ट्स हैं चीज़ों के, कि एडिक्ट हो, आपको इतना वो चाहिए कि आपने मार दिया, चोरी चकारी कर दी, उधार ले लिया, लूट कर ली, कुछ ना कुछ कर लिया। तो ये साइड इफेक्ट्स इन चीज़ों के और होते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है, इंटरनेट एडिक्शन से, गेम एडिक्शन से किसी का भला तो कभी नहीं हुआ। मतलब आपके दिमाग को एक तरह से अपने कब्जे में कर लेना, लत लगा करके, और उसके बाद जो चाहते हैं फिर आप खुद करते रहते हैं बच्चे। और इसका एग्जाम्पल अगर मैं डिजिटल अरेस्ट में जाऊं, डिजिटल अरेस्ट में भी सेम केस है। इधर कोई गेम नहीं है, लेकिन आपको ऐसा मंत्रमुग्ध कर दिया जाता है, कन्विंस कर दिया जाता है कि आप उनके इशारों पर ही नाचते हो। वो कहेंगे आप ये करो, आप करते हैं, चाहे वो डर के मारे हो, चाहे आपको कंफ्यूजन के मारे हो, बट करते आप वही हैं। और एम यही रहता है, कैसे हम इस बंदे को अपने माया जाल में फंसा सकें।
एक और टर्म यूज़ होती है और बहुत लोग उसका शिकार भी बने हैं, सेक्सटॉर्शन होता है। तो ये क्या है और कैसे होता है? हाँ देखिए, हमारे जो सबसे पहली बात, कानून जो है हमारा कानून IT एक्ट जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर आता है जो कानून देखता है सारे साइबर क्राइम्स या कोई भी क्राइम इंटरनेट पर हुआ हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू हुआ हो, वो इतना ज़रूर कहता है कि अगर आप कोई भी सेक्सुअल मटेरियल, ऐसा कोई मटेरियल जिसमें या तो कोई पोर्नोग्राफी हो, चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो, कोई ऐसा मटेरियल अगर आप एडल्ट कंटेंट शेयर, 18+ कंटेंट शेयर कर रहे हैं, तो आप ज़रूर कानून के तहत ये अलाउड नहीं है। तो ये तो रहता है। जहाँ तक सेक्सटॉर्शन की बात है, बहुत बड़े बड़े रैकेट्स चलते हैं कि आप कितनी लड़कियां, ऐसा नहीं सिर्फ लड़कियां इसकी शिकार है, लड़के भी हैं कि उनको आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक भेजना है, किसी को सप्लाई करना है। स्लेव मार्केट जो होती है, या फिर जो आप इनकी बोली लगाई जाती है कि अच्छा कितने लोगों को फुसला दिया जाता है कि अच्छा जी आपको जॉब मिलेगी, जॉब के चलते आपको कोई और भेज देते हैं, वहाँ आप सेक्सटॉर्शन का शिकार हो जाते हो। लेकिन सेक्सटॉर्शन के ना कुछ नए नए तरीके भी आ गए हैं। वो तरीके ये हैं कि बहुत बार क्या होता है, लोगों को धमकाया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है कि हम तुम्हारे, पहले तो फुसलाया जाता है कि अच्छा जॉब मिलेगी, कुछ मिलेगी। फिर जब अपने संपर्क में ले आते हैं तो उनको बोल देते हैं कि अगर अब तुमने हमारा काम नहीं किया तो तुम्हारे हम घर वालों को छोड़ेंगे नहीं। कुछ ऐसी धमकी देते हैं कि आप डर जाओ, मान जाओ। उनको ज़बरदस्ती कैमरा के सामने आपको अपने वस्त्र उतारने पड़ते हैं, खड़ा होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बहुत फ़ायदे हैं। एक होता है कि शायद किसने पैसे पे किस चीज़ के पैसे भी पे किए जाते हैं। डार्क वेब, जिसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। डार्क वेब में कितनी ऐसी जगह हैं जहाँ बोली लगाते हैं लोग कि मेरे पास ये लड़की है, इतनी उम्र की है, और जो है इसकी ये 1 घंटे के लिए अगर या आधे घंटे के लिए उसको देखना है तो आप ये करिए। अच्छा। ठीक है, आप पैसे ट्रांसफ़र करिए। पहला कैटेगरी होता है। दूसरी कैटेगरी, ये इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड में तो बहुत ही ज़्यादा हमने देखा है, सर्विस, लड़कियां खुलेआम सर्विस दे रही हैं। आप उनके स्टेटस देखेंगे, इतने रुपए ट्रांसफ़र करिए और मेरे साथ 15 मिनट फ़ोन पे बात करिए बिना कपड़ों के। ऐसे ऐसे मैसेजेस आएंगे आपको। अच्छा। अब साइबर क्रिमिनल्स यहाँ क्या करते हैं, वो पैसे दे दिए, वो लड़की की वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, वो लड़की को तो पता ही नहीं, वो लड़की पहली बात अपने होशो आवाज़ में कर रही है, उसको पैसे कमाने हैं। साइबर क्रिमिनल्स ने वो वीडियो रिकॉर्ड कर ली। अब वो वीडियो जो रिकॉर्ड कर ली, वो प्री रिकॉर्डेड वीडियो 10 लोगों को भेज देंगे। अच्छा। 10 लोगों में से किसी ने देख ली, फिर उसको कॉल आएगा ब्लैकमेलिंग का कि तुमने ऐसी चीज़ देखी है, अब तो हमने तो तुम्हारे कैप्चर कर लिया है, अब हम तुम्हारे या तो घर वालों को भेज देंगे वीडियो, कहीं बाहर भेज देंगे। और कुछ लोग मतलब इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं कि वो ऑन कैमरा उनको बोलते कपड़े उतारो, मैं भी उतारूंगी। वो लड़की नहीं होती, लड़का ही होता है जिसके पास एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो होती है कि जी मैं भी कपड़े उतारूंगी, तुम भी उतारना। अच्छा। और हम दोनों कैमरा पे आते हैं। कुछ लोग ये काम कर भी देते हैं। फिर वो जब वो कपड़े उतार लेते हैं, उनकी वहाँ फ़ोटो खींची जाती है और फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है कि आप जी देखो, हमारे पास आपकी फ़ोटो है, और अब जो अगर पैसे नहीं दिए तो हम तो आगे आपके घर वालों को फेसबुक में हर जगह कहीं भी वायरल कर देंगे। डिजिटल अरेस्ट में पीछे एक केस हुआ था भारत में ही, जहाँ पर एक महिला लॉयर को कॉल आया आपके नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट था नहीं वो, बट उन्होंने बोला हम आपकी चेकिंग कर रही है। 2-3 दिन के डिजिटल अरेस्ट के बाद उनको ऑन कैमरा वीडियो कॉल पे बोला कपड़े उतारिए अपने, हमें क्योंकि नारकोटिक्स में जब भी टेस्ट होता है कपड़े उतार के आपको करना पड़ता है। लॉयर है, सोचिए, लॉयर महिला करा, वो किया, उसमें भी उनके कुछ पैसे गए जो उनको लेने थे उनसे। 3-4 दिन बाद कॉल आता है कि हमने आपकी वीडियो है हमारे पास, अगर आपने अब नहीं दिया तो आपके पूरा करियर तबाह कर देंगे। फिर ब्लैकमेलिंग, डबल स्कैम, डिजिटल अरेस्ट और वो सेक्सटॉर्शन मिक्स। तो ये लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से खेलते हैं। ये ना इनोवेशन का मतलब ये बहुत ही अच्छे क्रिएटिव होते हैं। क्रिएटिव मतलब 1+1 कैसे करना है, अलग अलग चीज़ें कैसे मिक्स एंड मैच करनी है, वो करते रहते हैं। तो इसमें कुछ ऐसे भी होते हैं, अभी बीच में बहुत सारी खबरें हैं कि लोग को वीडियो कॉल आता है और उनका वीडियो बन जाता है, उसके बाद फिर ऐसा वीडियो में उनको कोई लड़की शायद उधर से होती है न्यूड, ऐसा कुछ भी होता है इनका तरीका से। अगेन ये सेम चीज़ वही होती है कि आपको पहले एक लड़की आपको करेगी, अच्छी फुसला के बातें कर लेगी। एक तो मेरे को ये समझ नहीं आता ये बात कि जब भी कोई लड़की, पहली बात तो आपको पिक्चर से दिखाई दे रहा है, बिल्कुल मॉडल वाली पिक्चर है उस लड़की की, आपसे इतने फुसला के बात करेगी, वो क्यों बात करेगी? आप कभी सोचिए। पॉइंट मतलब आप
देखिए किसी को, नो ऑफेंस टू एनीवन, ऋतिक रोशन तो नहीं है ना सारे कि आपसे बिल्कुल सारी लड़कियां ऐसी बात करेंगी। सही बात। कोई सारे अरबपति भी नहीं है कि आपको पता हो। अगर आपको पता है ऐसी कोई पिक्चर की लड़की बात कर रही है तो क्यों, मतलब आप पहले सतर्क हो जाइए, नंबर 1। नंबर 2, वो पहले फुसला के बात करेगी उसका कॉन्फिडेंस जीतने के लिए। उसके बाद बोलेगी चलो मैं तुम्हें बड़ा मिस कर रही हूँ और अब तो मेरे को तुम्हें देखना है, वीडियो कॉल पे आ जाओ। वीडियो कॉल पे आते हैं, दूसरी पार्टी स्क्रीन रिकॉर्डर चालू रखती है। अच्छा, दूसरे को तो पता नहीं स्क्रीन पता, रिकॉर्ड हो रही है। नहीं। अच्छा, चालू कर दिया, हो गई रिकॉर्ड। अब बाद में जी कॉल आने शुरू की, अब जो ब्लैकमेल कर देंगे। और ऐसा कितने केस में हुआ है, लोगों ने नहीं दी, अब आप फंस गए, पैसे नहीं दोगे तो वो वैसे ही कर देते हैं। अच्छा, पैसे दे भी दिए तो इसकी गारंटी थोड़ी है कि वो डिलीट कर देंगे, फिर मांग लेंगे। उल्टा आप पैसे दे रहे हैं तो आप ये दिखा रहे हैं कि आपकी कैपेसिटी है पैसे देने की। अगर आपसे 50,000 रुपये मांगे, आपने 50,000 रुपये दे दिए, तो आपने दिखा दिया कि हाँ यार इसने 50,000 दे दिया, अब मैं 1 लाख भी मांग सकता हूँ, शायद वो भी दे देगा मेरे को। इसका सॉल्यूशन क्या है बचने का, अगर कोई फंस जाए इसमें? अगर ऐसी सिचुएशन में आते हैं तो अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पर आप नहीं बच सकते, पहले ही बच सकते हैं। क्योंकि यहाँ तो आप दोनों, तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। पहले तभी, जैसा मैंने कहा, इंटरनेट पर, ये अगेन एक मूल्य सिद्धांत है, इंटरनेट पर टू गुड टू बी ट्रू, ऐसी सिचुएशन आपको लगे जो मतलब हो ही नहीं सकती, ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, आप रोड पे जा रहे हैं, आपको कोई अनजान आदमी बोले भाई साहब मेरी फोटो खींच दो, मैं आपको एक आईफोन दे दूंगा। आपका रिएक्शन क्या होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, दाल में तो कुछ काला है। हमें फिजिकल रियल वर्ल्ड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। इंटरनेट पे सेम चीज ये बंदा करेगा, आप मान जाओगे। ये हमारी मानसिकता ऐसी है इंसानों की। तो इंटरनेट पे जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हो, आप समझ जाइए कुछ तो दाल में काला है। जैसे मैं इस एग्जांपल में दिया, कोई मॉडल जैसी लड़की आपसे बात कर रही है, इतना फुसला के, ये वो, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है, दाल में काला है। आप उधर सतर्क हो जाइए, आप हाथ जोड़ लीजिए, पहला। दूसरा, सेक्सुअल एक्टिविटी इंटरनेट पर ना करिए, वो प्राइवेट करिए। इंटरनेट ओपन स्पेस है, आपको नहीं पता कब आपकी वीडियो बन जाए और वो किसके हाथों में है और कहाँ उसको कोई कैसे यूज कर रहा है। ये तो हमने साइबर क्रिमिनल की बात की, बहुत बार आपके आसपास के लोग, उनमें भी इसका हाथ होता है। एक केस था जहां पर एक आदमी अच्छा खासा अपने बिजनेस में कर रहा है और उसके ऑब्वियसली कंपेटिटर्स जेलिस होते हैं। एक कंपेटिटर ने हायर किया एक साइबर क्रिमिनल को। इसको हम बोलते हैं साइबर क्राइम एज अ सर्विस। ये आजकल नया ट्रेंड आ गया है। अच्छा। जैसे हम कोई भी काम कराने के लिए अपना काम आउटसोर्स करते हैं, outsource। कि तुम मेरा काम मतलब कर किसी दो। को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया या कि भाई ये काम कर। आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि तू मेरा काम कर दे, इतना इस प्रोजेक्ट के हिसाब से मैं तेरे को इतने पैसे दे दूंगा। तो वो साइबर क्राइम एज अ सर्विस है। ये भाई साहब ने एक साइबर क्रिमिनल को पकड़ा और बोला, और ये हाई फाई होने की जरूरत नहीं है, बेसिक से शुरू हो जाते हैं। तो पकड़ा और बोला जी मुझे इसको बर्बाद करना है, मुझे नहीं पता, मुझे उसको बर्बाद करना है, तुम बताओ कैसे करना है। सेम केस हुआ, कोई लड़की अच्छी सी पिक्चर बना के, बहुत मॉडल भी नहीं, ठीक ठाक पिक्चर अच्छी है वो। अब ये भाई साहब हैं 50 उम्र के, वो लड़की 19-20 साल की। अच्छा, बात कर रहे हैं, करते 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 बड़ा 2-3 महीने अच्छा बॉन्ड बना दिया। वो लड़की भी धीरे धीरे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोई रियल में लड़की, उसकी पिक्चर्स लेके इसको भेजते थे। और वो लड़की नहीं थी, वो बाद में आपका साइबर क्रिमिनल काम कर वो साइबर क्रिमिनल था जो चैटिंग कर रहा था। हाँ, चैटिंग कर रहा था। 2-3 महीने लगे, कॉन्फिडेंस जीत रही है, फिर बोला जी वीडियो कॉल पे आते हैं। आए सेम चीज़, वीडियो कॉल पे आए। उसके बाद अपना बाद में शुरू कि तुम्हें बदनाम कर देंगे, और उसकी वीडियो वायरल कर दी। वायरल मतलब फेसबुक में था, वो फेसबुक फ्रेंड्स में भेज दी, उसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वहाँ भेज दी। वो भाई साहब बदनाम हो गए। तो इसमें अगर कोई ऐसे अनफॉर्चुनेटली फंस गया इस केस में, तो क्या पुलिस में मदद नहीं मांगनी चाहिए, कंप्लेन नहीं करनी चाहिए उसको? बिल्कुल करनी चाहिए। आप कैसा भी क्राइम हो, फाइनेंशियल फ्रॉड हो, ऐसा सेक्सटॉर्शन का कोई मामला हो, कैसा भी क्राइम हो, कुछ चीज़ें तो आपको हमेशा करनी चाहिए। सबसे पहला 1930, ये गवर्नमेंट का ही नंबर है, आप वहाँ जाइए, कॉल करिए, रिपोर्ट करिए। दूसरा cybercrime.gov.in, यहाँ पर अगेन गवर्नमेंट का पोर्टल है, आप वहाँ जाइए, वहाँ पर भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करिए। मैं ये नहीं कह रहा ये सब करने से ये इनफ है, इससे काम हो जाएगा, नहीं। ये बेसिक चीज़ें तो आपको करनी ही है। किसी भी जगह जाने से पहले पुलिस के पास ज़रूर जाइए, बोलिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब अनफॉर्चुनेटली मैं मानता हूं कि आप जाएंगे तो आपको शायद इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना मिले पुलिस से, ये सच्चाई है। तभी मैं हमेशा इंटरनेट स्पेस में कहता हूं कि गलती करने से पहले ही हम बच जाए तो बेटर है, क्योंकि गलती एक बार हो गई तो आप अकेले हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाँ, बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। आप एक बार गलती हो गई, फिर आपके पास चांसेस बड़े कम हो जाते हैं। बट हाँ, ऐसे केसेस में आप जरूर पुलिस को कंप्लेंट कर सकते हैं कि देखो ये भैया डिफेम कर रहा है मेरे को, ये कोई और बैठ के मेरे को बदनाम कर रहा है, उल्टी सीधी या तो मेरे बारे में जो है उल्टी सीधी अफवाह फैला रहा है, या ऐसे कोई 18+ कंटेंट शेयर कर रहा है। तो कुछ ना कुछ आप पुलिस से कंप्लेंट जरूर कर सकते हैं। बट सारी की सारी बातें वही आ जाती हैं कि आप क्रिमिनल को तो पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। अगर मैं बात करूं हाई प्रोफाइल केसेस की, वहाँ चांसेस हाई हो जाते हैं क्रिमिनल को पकड़ने की। क्यों? बड़े लोग जुड़े हैं, सब लोग एक ही
केस पर जुड़े हैं तो चांसेस हाई हैं कि क्रिमिनल शायद पकड़ा भी जाए। बट एक आम नागरिक को समझना होगा कि आप फूक फूक के कदम रखिए तो बेटर है, फंसिए नहीं। और मैं आपसे बताऊं, इतना मुश्किल भी काम नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है साइबर क्राइम से बचना। अगर आपको कुछ मूल सिद्धांत पता हो कि मैं भी विश्वास नहीं कर सकता और जी अपना डेटा नहीं भेज सकता, अच्छा मुझे जो है इंटरनेट पे सब कुछ अगर फ्री है, कुछ दुनिया में कुछ फ्री नहीं है। अगर फ्री मिल रहा है मतलब आपका डेटा बहुत बहुमूल्य है, आपका डेटा चाहिए उनको। तो अगर फ्री मिल रहा है तो उसको बिल्कुल वो मत रखिए कि हाँ जी अब तो शक की नजर से देखिए, सब कुछ शक की नजर रखिए। और सबसे बड़ा, आपका टाइम वेस्ट हो, आप अपने आप को बेवकूफ माने, कोई बात नहीं, लेकिन रीचेक करना हर चीज बहुत जरूरी है। 2 मिनट चले जाएंगे, 10-15 मिनट चले जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन 10-15 मिनट की रीचेकिंग अगर आपको लाखों के नुकसान से बचा सकती है तो बहुत बड़ी बात है। डार्क वेब, डार्क वेब ये बोतल है, अब मान लीजिए बोतल इंटरनेट है, जिसको हम गूगल बोलते हैं। हमें लगता है इंटरनेट मतलब गूगल, ऐसा नहीं है। गूगल लगभग मैक्स मैं कहूँगा 5% भी नहीं है, बट लगा लीजिए चलिए 5% ऑफ इंटरनेट है। बचा बस 5%, बचा 95%। 95% में से आता है 15%। तो 15% आपके कुछ प्राइवेट नेटवर्क्स हो गए जो कुछ सरकारों ने बनाए, कुछ कंपनीज ने बनाए कि जहां वो सिर्फ बात कर सके। आपने बहुत बार देखा होगा कंपनीज के अपने अपने प्राइवेट नेटवर्क होते हैं जहां वो जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करनी उधर ही करते हैं। जो 70% बचा है वो है आपका डार्क वेब। और जैसे नाम से ही है डार्क, तो अंधेरी दुनिया है पूरी। यहाँ पे आप जो इलीगल एक्टिविटी बोले सब होता है यहाँ पे, सब कुछ, सेक्सटॉर्शन से लेके ड्रग्स सप्लाई से लेके किसी की सुपारी देनी उससे लेके, अच्छा, आप पोर्नोग्राफिक चीजें शेयर करने से लेके, आप एंटी नेशनल चीजें होने से लेके, आप जो इलीगल एक्टिविटी नाम करिए सब कुछ डार्क वेब में होगा। और ऐसा क्यों होता है? पहला, डार्क वेब में सब अनोनिमस है। अनोनिमस का मतलब मैं आपको नहीं जानता, मुझे नहीं जानते, आपकी आइडेंटिटी अननोन है। दूसरा, कोई एविडेंस, कोई ट्रेस नहीं है। डार्क वेब पे किसी चीज़ का कोई एविडेंस नहीं है। अब जब ये दो चीज़ें एक जगह पर हों तो कोई तो कुछ, आप कुछ भी बोल सकते हो ना, आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। दो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, उन दोनों को ही नहीं पता दोनों क्या है ना, लेकिन नाम, उनका काम हो जाएगा जो वो कहेंगे। हाँ, सपोज अगर किसी को ड्रग्स मंगानी है तो वो डिमांड सप्लाई का गेम है ना। अगर मान लीजिए कोई डेटा बेच रहा है, 99.9% जब भी कोई हैक स्कैम होते हैं कंपनीज में कहीं पे भी, डार्क वेब पे बड़ा नॉर्मल है। वो कहेंगे आपको इतने, लेट्स से 2000 लोगों का डेटा इतने में मिल जाएगा, ये वो। दूसरा खरीदार है, खरीदार कहेगा मुझे दे दो ना, दूसरा पूछेगा आपने क्यों खरीदने, क्या बस ट्रांजैक्शन जी, पैसे इतने खटाए, खत्म। और इससे आप आराम से एक्सेस भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं आप गूगल पे डार्क वेब लिखेंगे। हाँ, मैं यही पूछने वाला था कि ये इसको एक्सेस कौन करता है और कैसे एक्सेस होता है, क्योंकि एक जो लेमैन है, आम आदमी है, उसको तो पता भी नहीं डार्क वेब क्या है। अगर मैं डार्क वेब की एकदम स्टार्टिंग में जाऊँ, डार्क वेब आया कहाँ से, तो यूएस ने डार्क वेब का इजाद किया था। क्यों? उन्होंने कहा ये एक ऐसी स्पेस बनाते हैं जहाँ हम बात कर सकें, प्राइवेट रहे हमारे बीच। अच्छा, ये अच्छा मकसद तो उनका अच्छा था कि जी हम बनाते हैं। अब धीरे धीरे हुआ क्या, जैसे ही बात बढ़ी, डार्क क्रिमिनल्स को पता लग गया डार्क वेब ऐसी दुनिया है जहाँ कोई पकड़ नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो क्रिमिनल्स ने अपना अड्डा ही डार्क वेब को बना दिया। और इसको इस्तेमाल आप गूगल से नहीं कर सकते, इसके लिए एक स्पेशल ब्राउजर चाहिए होता है जिसको हम अनियन ब्राउजर बोलते हैं या टोर ब्राउजर बोलते हैं। अनियन ब्राउजर क्यों बोलते हैं? जैसे एक वो है अनियन है, ठीक है, अनियन की अलग अलग लेयर होती हैं। एक तो वैसे ही लेयर, अलग अलग लेयर तोड़कर आप बीच में जा सकते हैं जहाँ आपको कोई पकड़ नहीं सकता, इसलिए उसको अनियन ब्राउजर बोलते हैं। लेकिन इतना मैं ज़रूर यूजर्स को कहूँगा, खासकर जो यूथ है हमारे, लोगों को लगता है डार्क वेब बहुत मतलब इंटरेस्टिंग स्पेस है, वहाँ मैं तो यही बोलूँगा आप एक्सेस करने की कोशिश भी मत करिए। पढ़ सकते हैं, पढ़िए ज़रूर होता क्या है, बट एक्सेस करने की कोशिश इसीलिए ना करिए, वो इतनी डार्क दुनिया है, आपको कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए वहाँ। मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, अभी आपने बातचीत थोड़ी देर कहा कि वहाँ पर ऑक्शन होते हैं, बोली लगती है लड़कियों की, ड्रग्स की। तो अगर किसी ने बोली लगाई किसी लड़की के लिए, तो क्या वो लड़की वहाँ वो भेजते हैं, अवेलेबल रहती है, क्या होता है, ये सब कैसे होता है? मतलब ये देखिए, अगेन परमिटेशन कॉम्बिनेशन बहुत है। हाँ। ज़्यादातर लोग जब बोली लगती है, बोली वहाँ सप्लाई के लिए कम लगती है, सैडिस्टिक प्लेजर के लिए ज़्यादा लगती है। सैडिस्टिक प्लेजर का क्या मतलब है? किसी को आपने पकड़ लिया, ऐसी मजे मजे में पकड़ लिया और बोली लगती है कि जी आप क्या करूं मैं, इसको कैसे, इसको नुकसान कैसे पहुंचाऊं। अच्छा, पैसे दे दिए, यहाँ छुरा खोप दो, कुछ पैसे दे दिए, हाथ पे कट मार दो। मतलब घिनौने काम जो आपको लगेगा मतलब जल्लादों की जगह होती है। वो वीडियो में दिखेगा प्रॉपर वीडियो कॉल हो रही है और लोग मजे लेते हैं, लोगों को मजा आता है। ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जो ये काम डार्क वेब से पहले नॉर्मल फिजिकल वर्ल्ड में भी होता था, जहाँ आप लोगों को ले जाए, ये फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, अच्छा एक कोई बकरा है, चलिए जी करिए, मज़ा आ रहा है,
तो कहने का मतलब ये डार्क वेब पे सारी इलीगल एक्टिविटीज़ होती है, खुल्लम खुल्ला, आपको कोई पकड़ने वाला नहीं है और क्रिमिनल्स का अड्डा है वो। तो अगर क्रिमिनल्स का अड्डा है, आपको पता है कोई क्रिमिनल्स का अड्डा है, तो आप बेटर है आप अपनी दूरी बनाए रखिए, ना जाइए। ऐसे कितने यंगस्टर्स हैं मैंने देखा है, वो कोशिश करते हैं डार्क वेब में जाने की। इंटरेस्टिंग है, ज़रूरी नहीं कोई चीज़ इंटरेस्टिंग लग रही है वो चीज़ अच्छी हो। आपको पता है सारे ही क्रिमिनल्स अगर उधर हैं बैठे हुए, तो मेरे हिसाब से तो जितनी दूरी बरती जाए उतना बेटर है। आपने कभी एक्सेस किया डार्क वेब? मैंने पर्सनली एक्सेस नहीं किया है, हाँ, लेकिन मैं एक प्रोफेशनल के साथ देखा ज़रूर है, क्योंकि मुझे भी पता है मैं चाहे इस फील्ड में काम ही क्यों ना करता हूँ, मैं भी फंस सकता हूँ, क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ उस तक घुसने के लिए। एक साइबर, मैं लॉ की साइड से आता हूँ, साइबर लॉ साइड से आता हूँ। साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट जो टेक में बहुत एक्सपर्ट है, उसका फिर भी वो डोमेन है कि वो घुस कैसे सकता है। तो मेरा एक दोस्त है, उसके साथ बैठ के मैं 2-3 बार एक्सेस कर चुका हूँ कि अच्छा देख चुका हूँ कि अच्छा डार्क वेब में होता क्या है प्रैक्टिकली। अच्छा, तो अगर ये डार्क वेब है, किसी के साथ कोई अपराध या क्राइम होता है इसके ज़रिए, तो इसमें पुलिस क्या कर सकती है, या जो भी हमारी एजेंसीज़ हैं वो क्या कर सकती हैं? डार्क वेब में ज़्यादातर देखिए किसी का क्राइम होता नहीं है। क्यों? आपको पता ही नहीं, पहली बात। दूसरा है कौन? आप क्राइम तो तब करेंगे ना, अगर मैं भी क्रिमिनल हूँ, मुझे पता तो होना चाहिए दूसरा है कौन। साइबर बुलिंग जैसी चीज़ें आप कर सकते हैं, बट फिर आप पुलिस को भी क्या बताएंगे कौन था, क्या था, एविडेंस क्या है? इसमें कोई एविडेंस तो नहीं है। तो डार्क वेब क्राइम करने की जगह नहीं है, बट इतना ज़रूर है ये सप्लाई, ड्रग्स, एम्यूनेशन, ये सब के लिए बेस्ट जगह है। वो ऐसी जगह है जहाँ आपको कोई पकड़ नहीं रहा। तो क्या उसको इसमें टेररिस्ट एक्टिविटी भी होती है? टेररिस्ट भी यूज़ करते हैं इसको? बिल्कुल भर भर के हमारे देश एक्टिविटी के होती लिए है, बिल्कुल खतरा होती है। और हमारी भी नहीं, अलग अलग देशों की जो एजेंसीज हैं, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, वो भी डार्क वेब में रहती हैं पढ़ने के लिए, मैप करने के लिए। बहुत बार क्या होता है, अब तो ये कम हो गया, शुरू में क्या होता था, क्रिमिनल्स जो हैं वो, उनको लगता था खुल्लम खुल्ला डार्क वेब, तो आने वाली जो प्लानिंग कॉन्स्पिरेसी होती थी वो डार्क वेब में बातें करते थे। अच्छा, लेकिन आपको ये नहीं पता दूसरा कौन है, तो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वो भी कम नहीं है, वो भी मैं एक्सेस करते थे कि कुछ पता लग जाए तो हम पहले ही उस चीज़ को रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, लोग कहते हैं हमारे ब्लेम करना आसान है, सरकार काम नहीं करती, पुलिस काम नहीं करती, किसी को नहीं आता कुछ, ये लोग बोलते हैं। 10 में से ना पीछे 7-8 हमारी साइबर क्राइम सेल है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग काम हो रहे होते हैं। 10 में से 7-8 केस सॉल्व भी हो जाते होंगे, मिलते भी नहीं होंगे, जो न्यूज़ में नहीं आ रहे या पब्लिक डोमेन में नहीं हो रहे। 1-2 जो लीक हो गए या छूट गए, वो न्यूज़ में आते हैं या फिर कोई पब्लिक डोमेन में आता है। और कितनी बार तो मज़े की बात यह है कि सोशल मीडिया के ज़माने में फेक न्यूज़ फैलाना आसान है। कितनी बार तो फेक न्यूज़ आ जाती है कि जी ये फ्रॉड पकड़ा गया, जबकि फ्रॉड कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ होता। लेकिन भैया जी कि आपने फ्रॉड पकड़ा गया, बकरा कौन है? बकरा तो हमारी एजेंसीज हैं। तो एजेंसीज कोशिश ज़रूर कर रही हैं, बट लोग कम हैं, हमारे लोग कम हैं, रिसोर्सेज कम होने की वजह से, और दूसरी साइड पे क्रिमिनल्स के बढ़ते रहने की वजह से। और टेक्नोलॉजी तो देखिए बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, एआई के आने के बाद क्राइम्स डबल ट्रिपल हो गए हैं। तो वो जो गैप है, उस चक्कर में ज़रूर हम पीछे थोड़ा रह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मैं ये था कि जो इंडिया है वो एक तरह से देखा जाए, इतने केसेस आ रहे हैं डेली कि एक साइबर फ्रॉड का हब बनता जा रहा है। तो ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या वजह है? इसका एक बेसिक लॉजिक है, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन हमारे नेशन की है, इंडिया की, हम चाइना को पार कर चुके हैं इस मामले में। यूथ सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, इंटरनेट सबसे ज़्यादा सस्ता यहाँ पर है, और क्योंकि सस्ता यहाँ पर है तो यूसेज भी बहुत है, और यूसेज भी बहुत है। 5वां, लोग भोले हैं और केयरलेस हैं इंटरनेट में, उनको नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि हमने कभी एजुकेट भी नहीं किया उनको। ना ये सब्जेक्ट स्कूल में पढ़ाया जाता है, ना इसको कोई प्रायोरिटी दी जाती है। जबकि मैं हमेशा ड्राइविंग का एग्जांपल देता हूँ, आप हैं या कोई भी है, या तो आपको गाड़ी चलानी आती है या गाड़ी में बैठे तो होंगे अगर चलानी नहीं आती। बेसिक नॉलेज तो है ना कि लाल बत्ती पे रुकना है, हरी पे जाना है। अगर हम क्या बोलते हैं, ड्राइविंग तब करो जब तुम्हें रोड पे बेसिक रूल्स पता हो, वो सब ठीक है। लेकिन अगर आप दिन के 8 से 10 घंटे इंटरनेट पर बिताते हैं, उसके बेसिक डूज एंड डोंट्स आपको नहीं पता, तो अर्थ का अनर्थ ही होने वाला है। क्या ऐसा भी होता है कि मैंने कोई स्कैन किया UPI 20 रुपए के लिए और मेरे 20,000 रुपये उड़ गए, या मेरी डेटा कहीं चला गया? ऐसा बिल्कुल हो सकता है। कैसे? अगेन, हम लोग UPI केसेस में अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, बहुत लोग उस पर फोकस करते हैं, बट सी साइबर क्राइम हर टाइम अपने ट्रेसेस छोड़ता है। कभी भी कोई क्राइम हुआ होगा ना, मैं हमेशा कि जिसके साथ भी क्राइम होता है मैं पूछता हूँ उससे, लास्ट 5 दिन में, हफ्ते में कहीं रैंडम वेबसाइट पे गए थे, कहीं रैंडम लिंक क्लिक किया था, क्योंकि हम कनेक्ट नहीं करते डॉट्स को। वो आपने लिंक 3-4 दिन पहले क्लिक किया होगा और आपको लग रहा है आज UPI के चक्कर में उड़ गए। ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है हर चीज़ UPI या QR से होती है। QR से होती है, अगर आपके QR की फ़ोटो मेरे पास है
मैं उस फोटो में, और ऐसे रियल लाइफ केसेस होते हैं, अगर मेरे पास किसी की क्यूआर की फोटो है, और बहुत बार क्या होता है दुकान वाले ना क्यूआर लगा के रखते हैं बाहर, हाँ। जो कि बहुत नॉर्मल प्रैक्टिस है, सभी लगा के रखते हैं आजकल। क्यूआर की अगर मैंने और फोटो, ये नोटबंदी और कोविड के बाद हाँ। तो बहुत ज़्यादा हो गया। टेक्नोलॉजी का एक उसूल है, जहाँ कन्वीनियंस है वो तो अच्छी बात है, बट हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, तो कन्वीनियंस भी है तो वहाँ पर क्राइम रेट ज़्यादा होने के चांसेस भी है। मैं प्रैक्टिकल चीज़ बोलता हूँ, अगर मैंने किसी का, कोई दुकानदार है, उसके क्यूआर कोड की फ़ोटो ले ली, मैं गया, मैंने जो है उसको पैसे भेज दिए। पैसे तो आप किसी को भेज सकते हो, कोई रोक टोक तो है नहीं, मैंने भेज दिए पैसे। अच्छा, बहुत बार क्या होता है, और आपने सुना भी होगा स्कैम के बारे में, अच्छा पैसे भेज दिए, कोई कहेगा अरे बड़ी गलती से आपके ना 500 रुपये हो गए, आप ना मुझे प्लीज़ वो वापस कर दो। अच्छा, या तो आप उसको वापस कर रहे हैं, पहली बात आपको ये, हमें देख के लगता है कि जी 500 रुपये दे दिए, आपको ये नहीं पता उसमें मैलवेयर है या नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अच्छा जी अगर आपने वापस 500 रुपये दे भी दिए, फिर वो कहेगा, उसने फिर ट्रांसफ़र कर दिया आपको, आप कहोगे जी ये क्या है, वो कहेगा जी फिर मेरे को भेज दो, करते करते कहीं ना कहीं वो मैलवेयर कुछ देगा, या कोई साथ में लिंक दे देगा। मैसेज का ऑप्शन रहता है ना यूपीआई में, आप उसको क्लिक कर देंगे क्या है क्या नहीं है। और बहुत बार ये भी होता है, मैंने 5000 रुपये दे दिए, अब आप बोलेंगे कि ओ सॉरी 5000 रुपये दे दिए, मेरा ना यूपीआई कुछ, मेरे बड़ी यूपीआई में दिक्कत है, ये लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, आप मुझे दूसरे जो है या तो पेटीएम से, गूगल पे से, दूसरे से मेरे को कर दीजिए। वो लिंक अगेन मैलवेयर लिंक, आप उसको क्लिक करेंगे, आपके सारे यूपीआई का एक्सेस मिल गया मेरे को। क्या ऐसा भी होता है कि यूपीआई का जो स्कैनर है उसके साथ भी लोग छेड़छाड़ कर दें, उसके अंदर कुछ कोड डाल दें या कुछ ऐसा कर दें जिससे डेटा मिल जाए? झूठा यूपीआई स्कैनर जरूर बनाया जा सकता है। एक क्यूआर कोड स्कैनर, तो क्या बोल रहा हूँ, QR क्यूआर कोड बनाया जा सकता है। अगर मैंने झूठा ही डाला, आप इसको स्कैन कर दीजिए, आपको जो सामने इंटरनेट पे आपको जो सामने कुछ भी दिखता है ना, कोई फाइल दिखती है नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट, उसके पीछे बहुत सारी इंक्रिप्टेड चीज़ें हैं। 1010 की एक लैंग्वेज होती है कंप्यूटर्स की। मैलवेयर ये सब आपके सामने नहीं आएंगे, ये छुपे होते हैं, फाइल्स के अंदर छुपे होते हैं, नकली चीज़ जैसे क्यूआर बना दिया, नकली क्यूआर में छुपे होते हैं, तो बहुत कुछ रहता है। लेकिन इतना ज़रूर है, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है कि क्यूआर से डायरेक्टली नहीं हुआ, बट इनडायरेक्टली स्कैम जरूर हुआ। क्यूआर मेथड बन गया आप तक पहुंचने का मेरा, तो वहाँ ऐसा नहीं है कि हर टेक्नोलॉजी का डायरेक्ट यूज़ होता है क्राइम में, इनडायरेक्ट यूज़ भी होता है, बट हाँ इफेक्टिव बहुत रहती है। ये हैकिंग बहुत होती है आजकल, और आजकल तो ऐसा भी है कि लोग अपने रिलेशंस में भी हैकिंग करवाने के लिए बोलते हैं किसी से। तो ये हैकिंग क्या है, कैसे किसी के व्हाट्सएप, मेल या कहीं और आदमी चला जाता है, ये कैसे करते हैं? देखिए, हैकिंग अलग प्रकार की, हैकिंग का मतलब क्या है? हैकिंग का मतलब है मैं आपके डिवाइस में घुस गया, वो हैकिंग सिंपल शब्दों में। अब ये अलग प्रकार की होती है, ऐसा नहीं है एक साइबर क्रिमिनल हर हैकिंग कर पाता है। स्पेशलाइजेशन, जैसे हम सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइजेशन होती है, इसमें भी स्पेशलाइजेशन है। अच्छा, मैं व्हाट्सएप में स्पेशलिस्ट हूँ, मैं इंस्टाग्राम में हूँ, मैं मेल में हूँ, मैं जी पासवर्ड तोड़ने में बड़ा अच्छा हूँ। तो अलग अलग टाइप की हैकिंग होती है। एथिकल हैकिंग भी हम एक बोलते हैं। जो एथिकल हैकर्स कौन होते हैं? जो लोग सरकार के लिए या कंपनीज के लिए काम करते हैं, लेकिन वो क्रिमिनल के अकाउंट को हैक करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, उल्टा काम। हाँ, उल्टा काम करते हैं। अच्छा है। अच्छा, अगर मैं स्किल लेवल की बात करूं, दोनों में स्किल लेवल सेम रहता है। एक को व्हाइट हैट हैकर बोलते हैं, एक को ब्लैक हैट हैकर बोलते हैं। व्हाइट हैट हैकर मतलब एथिकल हैकर, यानी जो अच्छाई की साइड पे, अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं, और ब्लैक हैट हैकर मतलब जो क्रिमिनल है। स्किल लेवल सेम है, दोनों का काम एक दूसरे के सिस्टम्स के अंदर भेदना। लेकिन ये होता कैसे है? हैकिंग टेक्नोलॉजी से बाद में होती है, पहले आपकी ब्रेन की हैकिंग पहले होती है। कैसे? डिजिटल, मैं बार बार डिजिटल अरेस्ट का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वो आजकल चल रहा है। डिजिटल अरेस्ट हो या कोई भी स्कैम हो, आप मुझे एक बात बताइए, कोई भी स्कैम होता है, लिंक कौन दबाता है, ओटीपी कौन शेयर करता है, पैसे कौन ट्रांसफर करता है? ऑब्वियसली जिसके साथ ये स्कैम हो रहा है वो इंसान करता है ना। इंसान करता है। इसका मतलब उसको किसी तरह या तो आपने झूठ बोल के मैनिपुलेट किया है, या डिजिटल अरेस्ट जैसे केसेस में आपने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि उसको लगे जी ये तो सच्चाई है। आपने उसके यहाँ हैक कर रखा है, घुस गए आप उसके दिमाग में, आप जो अब आप चाहते हो वही करेगा। उस टाइम पर हम सतर्क नहीं रहते। बड़ी फनी बात यह है, मेरे को कभी कभार एक्चुअली हंसी भी आती है। ये साइबर की हम इतनी बातें करते हैं, लॉ, टेक्नोलॉजी सब में पड़े रहते हैं, जबकि सच्चाई ये है, इससे बचने के लिए बेसिक सिद्धांत आपके सारी मानसिकता पे आ जाता है। मानसिकता का क्या मतलब है? अगर आप अलर्ट हैं तो 95% आप साइबर क्राइम से बच जाएंगे, सेफ हैं। और अलर्ट कब होंगे? जब आपको नॉलेज होगी क्राइम क्या है, अच्छा कानून क्या है। डिजिटल अरेस्ट का सबसे बड़ा रीजन आज जो हो रहा है वो इसीलिए है क्योंकि लोगों को बेसिक चीज नहीं पता कि पुलिस काम कैसे करती है। हमारा कानून डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रोविजन देता ही नहीं है। ऐसा कोई प्रोविजन पुलिस के पास टर्मिनोलॉजी नहीं है, डिजिटल कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है कि वीडियो कॉल पे। वो हमेशा आपको थाने में बुलाएगा। कुछ भी अगर जेन्युइन हो तो थाने बुलाएगा कि आप थाने आ जाओ जी।
लोग उसमें डर जाते हैं। अगर ये बेसिक सी चीज़ लोगों को पता हो, ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। बेसिकली इसके पीछे डर है, डर है, और उसी डर से आदमी फंस जाता है, तो कुछ भी करता है जो हड़बड़ाता है, और हड़बड़ाने में फिर ऑब्वियसली डिसीजन सही से ले नहीं पाता। अच्छा, बहुत से लोग हैकिंग करवाते हैं, जैसे आज के लाइफ में पार्टनर्स ही हैं, उनके आपस में कुछ हुआ या डाउट है, कुछ शक है, तो करवाते हैं। तो क्या ये हैकिंग करवाना भी एक क्राइम है? जो कर रहा है वो भी क्राइम, उसके लिए भी क्राइम है, और जो करवा रहा है वो क्या, वो भी जिम्मेदार है इस चीज़? साइबर क्राइम एज अ सर्विस, जैसे मैंने अभी कहा, वही चीज़ है। जब आप किसी को हायर करते हो ये काम करने के लिए, हमारा कानून एक शब्द है, उसको बोलता है अनऑथराइज्ड एक्सेस। उसका क्या मतलब है कि किसी की इजाज़त के बिना आप उसके सिस्टम में घुस रहे हो, तो वो क्राइम है। तो ये ज़रूर, अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं तो ज़रूर ये क्राइम है। बहुत लोगों को नहीं पता, बट अच्छा, लोग ये क्यों करते हैं? अलग अलग रीज़न होते हैं। किसी को जासूसी करनी अपने स्पाउस पे, अपने पार्टनर पे, क्या है क्या नहीं हो रहा है। देखिए, हैकिंग, एथिकल हैकिंग सब ठीक है, बट जो कानून है वो, अगर आप, मैं हमेशा बोलता हूँ, चोर सारे हैं, जो पकड़ा जाए वही चोर। चोरी सबने की, लेकिन जो पकड़ा जाता है फिर उसी को सज़ा मिलती है। तो बहुत सारी चीज़ें लोग उल्टी सीधी चीज़ें कर रहे हैं। एक और बहुत सारी चीज़, ये खासकर यंगस्टर्स के लिए है, हमारा कानून, पॉर्न जिसकी हम बात करते हैं, पॉर्न देखना इलीगल नहीं है। मैं फिर बोलता हूँ, पॉर्न देखना इलीगल नहीं है, बट ऐसा कोई भी 18+ कंटेंट शेयर करना इलीगल है। मतलब आपने क्लिप देखी, वो ठीक है, आप उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं तो वो, और उसका लॉजिक इसलिए है कि आप कानून कहता है आप समाज में ये गंदी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। आप और लोगों के दिमाग में, आप खुद देखें, ठीक है, करें अपने सिस्टम पे, बट बाकियों को तो मत स्प्रेड ना करें इस चीज़ को। अब मैं एक एग्जांपल, जैसे इंसान ने गन बनाई, अब उससे आप अपनी सिक्योरिटी भी कर सकते हैं और किसी का मर्डर भी कर सकते हैं। कुछ इसी तरह की चीज़ एआई को लेकर हो गई है। बिल्कुल, बनाया अच्छी चीज़ों के लिए गया था, लेकिन उसका बहुत मिसयूज़ हो रहा है। कुछ केसेस भी आए डीप फेक करके। तो ये कितना बड़ा थ्रेट है? अच्छाई तो जो है वो है, ये थ्रेट कितना बड़ा है? एआई दो-धारी तलवार है, जैसे आपने कहा। जो एआई के गॉडफादर हैं, जिन्होंने एआई का इजाद किया एक तरीके से, वो बार बार पिछले 1 साल से बोल रहे हैं, उनको डर लग रहा है। वो कहते हैं, मेरे को डर लग रहा है, हम जिस जगह जा रहे हैं हमें नहीं पता हम किस बड़े राक्षस को पैदा कर रहे हैं। एआई एक राक्षस की तरह है। एलन मस्क बार बार चीख चीख के बोल रहा है कि ये इंसानियत की, एआई को बढ़ावा देना इस लेवल पर, बढ़ावा तो दो, बट आप इस लेवल पे आप तैयार नहीं हो, कुछ नहीं हो, तो आप सुसाइड ही कर रहे हो एक तरीके का। आपको कुछ पता ही नहीं आप कहाँ जा रहे हो। तो एआई के अनगिनत जो है आपके डिसएडवांटेजेस हैं, जिस तरीके से उसका मिसयूज हो रहा है। डीप फेक, वॉइस क्लोनिंग, फेक डॉक्यूमेंट तैयार करना। आप देखिए एआई क्या है। डीप फेक क्या हुआ? एक सामान्य व्यक्ति अगर सरल भाषा में, डीप फेक का मतलब है किसी भी वीडियो को मैन्युपुलेट कर देना, चेंज कर देना, छेड़छाड़ कर देना। मैं अगर बात कर रहा हूं, मेरी जगह कोई और बंदा भी यहाँ बैठ के बात कर सकता है और वो वीडियो आपको बिल्कुल रियल लगेगी। वॉइस क्लोनिंग सेम टेक्नोलॉजी है। तो इस टेक्नोलॉजी का लोग इस्तेमाल करके, पीछे एक हीरोइन का भी वीडियो आया, पोर्न में लगा दिया, या किसी नेक्ड फोटो पर काफी हीरोइनों का था। इलेक्शन टाइम पे हमारे इतने सारे जो पार्टीज के जो कार्यकर्ता और जो मिनिस्टर्स हैं, उनका बना। क्यों डीप फेक क्यों बनाया जाता है? डीप फेक किसी की रेपुटेशन को डैमेज करने के लिए, उनकी रेपुटेशन बर्बाद करने के लिए बनाया जाता है। और ऐसा हुआ, कितने जो है हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने कुछ बोली नहीं बात, फिर भी डीप फेक में दिखाया जा रहा है, बोल रहे हैं। क्रिकेटर्स जो हैं, वो उनका कोई एक इंटरव्यू कहीं से उठा लिया और वो कुछ और बात कर रहे हैं, लेकिन उस वीडियो में ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो कोई बेटिंग ऐप प्रमोट कर रहे हैं। और आप ताज्जुब होगा आपको, लोग इतनी बातों में उनके आ जाते हैं। क्योंकि हमारे देश में देखिए, क्रिकेटर हो गए, एक्टर हो गए, मंत्री या कोई पॉलिटिशियन हो गए, इनको भगवान की तरह देखा जाता है। तो ये जो बोलते हैं पत्थर की लकीर है। तो उन्होंने बैटिंग ऐप के बारे में बोला, एक दिन के अंदर इतने डाउनलोड उस बैटिंग ऐप के अंदर विराट कोहली के आए हैं, सचिन तेंदुलकर के आए हैं, और इसके खिलाफ वो कोर्ट पे भी गए हैं कि देखिए हमारे नाम से इतनी मतलब उल्टी सीधी गतिविधियां हो रही हैं। तो ये अब इससे कैसे बचें कि ये तो बहुत बढ़ रहा है और हर इंडस्ट्री में घुस रहा है एक तरह से, तो आने वाले टाइम में तो और बढ़ेगा। तो इससे बचाव कैसे, क्या कर सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली डीप, आप किसी को नहीं रोक सकते कौन आपका डीप फेक बना दे, कौन आपका ना बनाए, वो नहीं रोक सकते आप। हाँ, यकीन कितना करना है उस पर, वो आपके ऊपर है। हम लोग, अगर मैं हमारे देश की बात करूं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का हम मानते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को, जबकि अगर आज मैं कुछ भी उल्टा सीधा मैसेज अच्छी इंग्लिश में बना के फॉरवर्ड कर दूं, आपको क्या पता मैसेज सच्चा झूठा है। डीप फेक इतना ज़्यादा कारगर हो सकता है देश में दंगे कराने के लिए। कोई हमारे यहाँ पर, जैसा कि मैंने कहा, भगवान मानते हैं। किसी मिनिस्टर ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, बट आपने उसके डीप फेक के थ्रू उल्टी सीधी स्टेटमेंट बुलवा दी किसी जाति धर्म के खिलाफ,
तो लोग तो दंगे कर देंगे, उनको लगेगा वीडियो, अगर मैं बिल्कुल आम आदमी के उससे जाऊं, आम आदमी नहीं समझ पाएगा कि कौन सी सही वीडियो है, कौन सी नकली वीडियो है। हालांकि इसके कुछ तरीके हैं कि आप पता लगा सकते हैं क्या सच है क्या झूठ है। क्या है वही मैं जानना चाहता हूँ। कोई वीडियो है, छोटी छोटी चीज़ें। पहला, उस वीडियो के अंदर जो, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ हाथ हिलाते हुए, तो ये बहुत नेचुरल लग रहा है, आपको थोड़ी मूवमेंट्स थोड़ी रोबोटिक दिखेंगी, आपको नेचुरल नहीं लगेगा, आपको लगेगा कुछ गड़बड़ है। पहला। दूसरा, लाइटिंग जो है, इस जैसे मैं बात कर रहा हूँ, हमारे लाइटिंग सिमिलर आ रही है। डीप फेक में आपको बैकग्राउंड लाइटिंग थोड़ी अलग दिखेगी और पर्सन की लाइटिंग थोड़ी और अलग दिखेगी। तीसरा, जो वो बोल रहा है आप उसकी लिपसिंग पढ़िए, बोल कुछ और रहा होगा और आपको सुनाई कुछ और दे रहा होगा, एज इफ कि किसी ने जो है वॉइस वो इंसर्ट करी हो, ये वीडियो में कुछ गड़बड़ है। और चौथा, हमेशा रीचेक करिए किस सोर्स से आया। मान लीजिए अगर विराट कोहली ये बोल भी रहे हैं, बैटिंग ऐप जो पीछे केस था बोल रहे हैं, आप नेट पे जाके देखिए सही में बोल रहे हैं या कुछ ऐसे ही बोल दिया, या कोई न्यूज़ है, रीचेक, अगेन वो रीचेक वाली बात आ गई, आप रीचेक करिए। व्हाट्सएप पे तो कहीं से कुछ भी आ सकता है, रीचेक करिए क्या है क्या नहीं है। तो ऐसे आप डीप फेक को तो पकड़ सकते हैं। वॉइस क्लोनिंग भी ऐसी टेक्नोलॉजी है, वो वीडियो में फेरबदल नहीं करती, वो वॉइस में करती है। इंस्टाग्राम पे हमने कितनी बार देखा है, अरिजीत सिंह के गाने किशोर कुमार गा रहा है, हमारे प्रधानमंत्री की आवाज़ में गाने बन रहे हैं। हमें तो मजाक लगता है, लेकिन हम ये नहीं देख रहे इस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग हो सकता है। और इसका एक रियल लाइफ केस स्टडी है। हमारे क्लाइंट था दिल्ली में, जो उनकी डॉटर 3rd-4th स्टैंडर्ड में है, और वो हर रोज़ अपनी डॉटर को कभी बस स्टॉप कभी स्कूल छोड़ देते हैं। एक दिन उनको ऑफिस में कॉल आता है कि उनकी डॉटर जो है किडनैप हो गई, और किडनैप हो गई हैं। तो उन्होंने कहा बात कराओ, कोई भी नेचुरली कोई भी बाप यही कहेगा कि मेरी बेटी से बात कराओ। तो जब बात की तो पता लगा कि 4-5 मिनट बात की और फादर कन्विंस हो गए मेरी बेटी है। पैसे ट्रांसफ़र किए, लोकेशन, उनको एक रैंडम लोकेशन मिली, वहाँ जा रहे थे। जब जा रहे थे उन्होंने प्रिंसिपल को कॉल कर दिया कि उनको पता होना चाहिए सब क्या हो रहा है। जब प्रिंसिपल को कॉल किया वो हैरान हो गए। प्रिंसिपल कहती कि आपकी बेटी को तो अभी मैंने देखा 10 मिनट पहले। अच्छा। बेटी से बात भी करवाई, वो मानने को तैयार नहीं है। ये कैसे हो सकता है, मैंने तो अभी वहां बात की थी, रियल बेटी से बात कर रहे हैं, नहीं वो मान पाया। क्यों? वॉइस क्लोनिंग के जरिए उस बेटी की आवाज कॉपी कर ली। तो वॉइस क्लोनिंग में इतनी एक्यूरेसी से होता है, आप आवाज लीजिए, उससे कुछ भी बुलवा सकते हैं, टेक्स्ट कुछ भी डाल सकते हैं जो बोलना चाहे, आप बुलवाना चाहे जो चीज़। तो जब इतनी सारी चीज़ें हैं, आप कैसे किसी चीज़ पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं? अभी जैसे हमारी आर्मी है अपने, इसमें 3 विंग्स होते हैं, क्या इसमें कोई साइबर विंग भी है? क्योंकि बहुत सारे अटैक्स होते हैं जिनको रोकने के लिए, क्या ऐसा कुछ है प्लान वॉर के लिए? क्या रोल क्या है साइबर इसमें? साइबर सेल्स हैं, साइबर डिपार्टमेंट्स हैं हर जगह, हर जो अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं जो बहुत क्रिटिकल हैं, डिफेंस हो गया, हेल्थ केयर हो गया, एविएशन हो गया, या साइबर डिपार्टमेंट्स, यानी कि लोग हैं जो साइबर का देख रेख कर रहे हैं, उसके बारे में देख रहे हैं, क्योंकि साइबर हर जगह है। लेकिन अगेन मैं बोलूँगा कि वो क्रिमिनल इसलिए दो कदम आगे। पहला तो वो एक ही चीज़ पे फोकस करते रहते हैं, दूसरा इनकी ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग्स होती रहती हैं, अपडेटेड रहते हैं। आप मानेंगे नहीं कि इनके प्रॉपर प्लान बने होते हैं। अच्छा, एक दिन में 4 ट्रेनिंग अटेंड करनी है, जैसे कोई IAS की तैयारी कर रहा होता है ना, वो अलग अलग कोचिंग प्रोग्राम की ट्रेनिंग अटेंड करता है, वैसा ही इनका होता है कि अच्छा कभी आप, और डार्क वेब पर ये चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। डार्क वेब पे फ्री सॉफ्टवेयर मिलते हैं, आप कैसे हैक कर सकते हैं, आप OTP फ्रॉड कैसे कर सकते हैं, इसकी ट्रेनिंग मिलती है। मतलब हर कोर्स अवेलेबल है, आप जितने भी तरह के कोर्सेज हैं। तो आप कर रहे हैं, करते करते आप तो अपडेट ही हो रहे हैं ना। हमारे यहाँ ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हो रहा, यानी कि स्कूल में एजुकेशन से लेके अवेयरनेस तक, अगर इस चीज़ की अवेयरनेस हो, अगर बेसिक चीज़ें लोगों को पता हो क्या करना है क्या नहीं करना, तो चाहे डिजिटल अरेस्ट हो चाहे कुछ हो, ये क्राइम्स की रेट बहुत कम हो जाएगी। ये आजकल ये भी एक खतरा बताया जा रहा है, स्पेस वॉर, जो सैटेलाइट्स हैं या कुछ भी चीज़ें हैं उनको हैक करना या उनको ब्लैकआउट कर देना, वॉर में होता है। तो इसमें क्या रोल है, और इससे मतलब क्या ये इंडिया के लिए पॉसिबल थ्रेट है? स्पेस वॉर हो या कुछ भी, आप टेक्नोलॉजी हर जगह है। हमने कितना केसेस देखे हैं जहां साइबर क्रिमिनल्स, देखिए साइबर क्रिमिनल्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं लोगों को धमकाने के लिए, देश को धमकाने के लिए। देखो मेरे में इतनी पावर है। फॉर एग्जांपल, एक बार पीछे बैंगलोर की पूरी जो है लाइट जो है, जो बिजली है, बैंगलोर की 6 घंटे तक बंद कर दी थी। बॉम्बे में इन्होंने वाटर सप्लाई बंद कर दिया था। काफ़ी बाहर के भी केसेस है जहाँ मतलब नेशनल लेवल की चीज़ें हैं, वाटर हो, बिजली हो, जो बेसिक नीड्स है वो बंद कर दी। क्यों? क्योंकि ये दिखाने के लिए कि देखो हम ये कंट्रोल करना जानते हैं, हमने ये कर दिया है। जब तक आप स्पेस की बात कर रहे हैं, अगर आप टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं, जो कि हम सब घिरे हुए हैं, तो वो चीज़ मैनिपुलेट हो सकती है।
हमने पीछे देखा जो पेजर ब्लास्ट पीछे फेमस हुए हैं इजराइल में जो है, लेबनान में किया, इजराइल ने जो लेबनान में किया, तो पेजर ब्लास्ट अगर आप किसी से भी पूछेंगे जो इस इंडस्ट्री में, सबको पता था ये पॉसिबल हो सकता है, बट हाँ किसने किया नहीं था, अब वो हो गया। तो अगर हो गया तो हर चीज़ पॉसिबल है, और खासकर पेजर तो देखिए पुरानी टेक्नोलॉजी थी, ये अभी वाली चीज़ें IoT जिसको बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी चीज़ों के अंदर इंटरनेट एम्बेड कर देना, स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट AC, ये सारी चीज़ें हमें स्मार्ट तो लगती है, लेकिन 24 घंटे सर्वेलेंस मोड में होते हैं, हमें सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, और साथ ही साथ अगर ये सब हो रहा है, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर आज किसी ने फ़ोन को मैनिपुलेट करना है, बैटरी ज़्यादा गर्म करके फ़ोन फट जाते हैं, तो अगर ऐसा ब्लास्ट कराना हो तो फ़ोन से भी हो सकता है। कोई ऐसा सॉफ्टवेयर मालवेयर कुछ भी डाला और कुछ भी तरीके बहुत हैं, अभी तक किया किसने नहीं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, जो चीज़ नहीं हुई वो हो नहीं सकती। तो फ़ोन हैकिंग के लिए क्या हम कई बार कोई वायर लगाया उससे फ़ोन हैक हो गया, चार्जिंग का, ऐसा भी होता है? ऐसा कितनी बार होता है, हमने कितनी बार बोलते भी हैं कि आप ऐसे रैंडम जो स्पॉट्स होते हैं चार्जिंग के, वहाँ से ज़रूरी नहीं है वो सेफ़ हो, मैं ये नहीं कह रहा सारे अनसेफ है, बट चांसेस आर हाई कि उसके अंदर आपको नहीं पता क्या है, आप अपने फ़ोन का एक्सेस पूरा उसको दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई बाहर से मैलवेयर घुस गया, क्या है, आपका सारा डेटा ले लिया जाएगा, जिसको वायर से, सिर्फ वायर से, और वो वायर बिल्कुल कॉमन होगी जैसे चार्जर नॉर्मल, जैसे आप डेटा केबल पब्लिक पोर्टल्स देखते हैं, तभी बोला जाता है पब्लिक के भी वाईफाई मत यूज करिए, आपको ये नहीं पता कितना सेफ है नहीं है क्या है, और साइबर क्रिमिनल्स यही ठिकाने ढूंढते हैं, एक बंदे से के बजाय सीधा पब्लिक वाईफाई पकड़ो, अच्छा 100 लोगों ने पब्लिक वाईफाई में एक्सेस किया होगा, 100 लोग को शिकार बनाओ, उनके लिए तो काम आसान हो रहा है ना, वो एक के बजाय वो एक जगह पे उनको 100 लोग मिल रहे हैं। ओके, अच्छा एक डिफरेंट क्वेश्चन, अभी तो बहुत सारी बातें हुई हमारी, आप हीरो की तरह डायलॉग डिलीवरी भी करते हैं, मैंने कहीं देखा आपका कोई वीडियो देखा, कोई आप डायलॉग बोलते हैं डिफरेंट तरीके से, ऐसा क्या है वो? तो मेरे को थिएटर का बहुत शौक था हमेशा से, और आई थिंक थिएटर की वजह से ही मैं वकालत में भी आया। अच्छा, क्योंकि ये नहीं पता था करना क्या है 11वीं में, लेकिन किसी ने बोला था कि वकालत में ना बड़ा ये सब काम आता है, अच्छा जज को इम्प्रेस करने के लिए, तो मैं वकालत में फिर इसलिए भी आ गया। फिर तो थिएटर का काफ़ी शौक रहा है, और उसने मदद भी काफ़ी की है, जो कि अब है। अब अगर आप कॉलेजेस में जा रहे हैं, पॉडकास्ट में भी अगर मैं कुछ कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ ढंग से, तो थिएटर ने काफ़ी मदद की है इस चीज़ में। तो कोई डायलॉग हो जो आप बोलते हो और डिफरेंट तरीके से, जो आपने बताया, जो देखा, मैंने पढ़ा आपके बारे में, बोल के दिखा दे अगर हमको। आप बताइए, मैं अलग अलग इमोशंस में किया जा सकता है, जो भी आपको याद हो कोई। तो मैं आप मेरे सिंपल सेंटेंस बोलता हूँ, मेरा नाम साक्षर है, मैं इसको अलग अलग इमोशन में बोल सकता हूँ। मेरा नाम साक्षर है, मेरा नाम साक्षर है, मेरा नाम साक्षर है यार, मेरा नाम साक्षर है यार, मेरा नाम साक्षर है, मेरा नाम साक्षर है, समझा? ऐसे तो कुछ इस तरीके से। बहुत अच्छा, ये टैलेंट आपके अंदर है, आप साइबर एक्सपर्ट भी हैं, लॉयर भी हैं, और थिएटर भी करते हैं, और ये एक्टिंग जो कर रहे हैं, ये तो वाकई कमाल की चीज़ है। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और हम जो आपने जानकारियाँ दी, हमारी कोशिश रहेगी कि जो लेमैन है, जो सामान्य आदमी है, जो क्योंकि मोबाइल सब यूज़ कर रहे हैं, सबके पास है, तो वो इस चीज़ को देखे, समझे, और जो बचने का तरीका है वो सावधानी ही है, बिल्कुल समझदारी है उसमें। धन्यवाद। धन्यवाद।